अध्याय 41 ड्रॉ। ली कई वर्षों से साधना कर रहे हैं और उनकी शारीरिक शक्ति सामान्य लोगों की तुलना में अतुलनीय है। क्योंकि लियू जियांगताओ की वार के प्रति प्रतिरोधक क्षमता एक औसत व्यक्ति की तुलना में 3 गुना अधिक है, इसलिए वह 30 अंकों तक के प्रतिरोध के साथ ली के हमलों का सामना करने में कामयाब रहा, जिससे ली को उससे सीधे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा इस व्यक्ति की सहनशक्ति 20 अंक जितनी अधिक है, इसलिए उसकी खपत और पुनर्प्राप्ति मूलतः एक ही है। अंततः 20 मिनट की लड़ाई के बाद लियू जियांगताओ और ली की इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। उनकी मुठ्ठियां हवा में टकरा गईं। टकराना। लियू जियांगताओ 2 कदम पीछे हटे और ली 3 कदम पीछे हटे। ताकत की प्रतिस्पर्धा में ली थोड़ा पराजित हुआ। यह परिणाम आधे महीने से अधिक के प्रशिक्षण के बाद प्राप्त हुआ, जिसके दौरान लियू जियांगताओ ने ली से प्राप्त आक्रमण शक्ति बोनस को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था, जिससे उनकी आक्रमण शक्ति 35 अंक तक बढ़ गई थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे पर पुनः आक्रमण करने लगे, ऊंचे स्थान पर खड़े मठाधीश बोल पड़े, ठीक है, चलो द्वंद्व युद्ध यहीं समाप्त करते हैं। जैसे ही मठाधीश की आवाज धीमी हुई, एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दिया। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। शाओलिन मंदिर छोड़ने से पहले ली के साथ सार्वजनिक द्वंद्व युद्ध करना। आपका अतिरिक्त आयामी स्थान 8 घन मीटर तक उन्नत हो गया है। एक पल में लियू जियांगताओ ने महसूस किया कि अन्य आयामी स्थान, जो मूल रूप से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 1 मीटर था, 2 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला स्थान बन गया था। एक समय कुछ भीड़ भाड़ वाला वैकल्पिक आयाम तुरंत खाली हो गया। ठीक है, अंततः मेरा स्तर ऊपर आ गया है और इस बार मैं अपने साथ कुछ अच्छी चीजें ले जा सकता हूँ। लियू जियांगताओ ने जोश से भरकर तुरंत ली शेंगशेन को सलामी दी। फिर ली के साथ मिलकर उन्होंने मठाधीश को प्रणाम किया। लियू जियांगताओ को देखते हुए, जो द्वंद्व मंच पर अप्रभावित लग रहे थे, और ली, जो थोड़ा सा हौंफ रहे थे, यहाँ तक कि मठाधीश भी, अगर वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जानते थे कि यदि लड़ाई जारी रही तो लियू जियांगताओ के जीतने की संभावना शायद बेहतर होगी। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में विजेता है। जैसे ही मठाधीश ने यह बात कही, उसने लियू जियांगताओ की ओर देखा। मठाधीश के बोलने से पहले ही लियू जियांगताओ ने अपने हाथ जोड़े और पहले बोले, ए बॉट, मैं ये द्वंद्व युद्ध हार गया हूँ। माथा। हर कोई लियू जियांगताओ को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। ली को दोबारा देखने पर पता चला कि हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं था, फिर भी उसकी छाती में काफी जोर का झटका महसूस हो रहा था। स्पष्टतः धीरज के मामले में लियू जियांगताओ को बढ़त हासिल है। लियू जियांगताओ की बात पूरी होने से पहले ही ली हल्के से मुस्कुराए। नहीं, इस बार मैं हार गया। चिंता मत करो लियू, मैं कोई बुरी तरह हारने वाला नहीं हूँ। 20 मिनट की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद मैं थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन तुम ठीक लग रहे हो। अगर हम आगे बढ़ते रहे तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। माथा। ली की ओर देखते हुए लियू जियांगताओ भी हल्के से मुस्कुराए। ली, हम इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं, क्या मुझे नहीं पता कि तुम किसमें अच्छे हो? अगर तुमने शुरू से ही अपना सबसे अच्छा हमला करने का तरीका इस्तेमाल किया होता, तो मैं पूरी तरह से कुचल दिया गया होता। हे, मैं पहले से ही तुमसे लड़ने में सक्षम होने से संतुष्ट हूँ, जीतने या हारने के लिए मुझे परवाह नहीं है। लियू, तुम्हारे साथ आमने सामने लड़ना मेरा फैसला था। मैं हार गया और मुझे उम्मीद है कि अगली बार हमें एक दूसरे से लड़ने का एक और मौका मिलेगा। नहीं ली, इस बार मैं हार गया, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अगली बार अगर तुम अपना सबसे अच्छा हमला तरीका भी इस्तेमाल करोगे तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। ... दोनों को अभी भी पीछे हटते देख भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और प्रार्थना में हाथ जोड़ लिए। ऊंचे स्थान पर खड़े मठाधीश लियू जियांगताओ के हाल के कार्यों के कारण पहले तो थोड़े असंतुष्ट थे। हालांकि ये दृश्य देखने के बाद उन्हें मानना पड़ा कि लियू जियांगताओ तब तक तो ठीक थे जब तक वे कोई परेशानी या उपद्रव नहीं कर रहे थे। अमिताभ बुद्ध, इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में चलो इसे आप दोनों के बीच ड्रॉ कहते हैं। ये कहने के बाद मठाधीश ने लियू जियांगताओ को सिर हिलाया और भिक्षुओं के समूह को दूर ले गए। जैसे ही मठाधीश जाने के लिए मुड़े, अधिसूचना पुनः बज उठी। डिंग डिंग, शाओलिन मंदिर का सम्मान जीतने और ली शेन को प्रतियोगिता में हार स्वीकार कराने के लिए मेजबान को बधाई, जिससे छिपी हुई शर्त पूरी हो गई। मेजबान को ब्लैक आयरन स्तर का लॉटरी व्हील इनाम के तौर पर दिया जाता है। हाँ, क्या ये संभव भी है? सिस्टम, छिपी हुई स्थितियां क्या है? क्या हर बार जब मैं समय के माध्यम से यात्रा करता हूं तो छिपी हुई स्थितियां समान होती हैं? बीप बीप, चूंकि यह एक छिपी हुई स्थिति है इसलिए इसे समझाया नहीं जा सकता। कृपया इसे स्वयं ही समझ लीजिए मेजबान, मेरा पैर इधर उधर भटक रहा है। ... 2 घंटे बाद लियू जियांगताओ ने अपना सामान पैक करना समाप्त किया, सभी को अलविदा कहा और फिर मठाधीश को विदाई दी। मठाधीश, इस दौरान आपकी समझदारी और सहनशीलता के लिए धन्यवाद। सच कहूं तो हालांकि मुझे बौद्ध धर्म का कुछ ज्ञान है, पर मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाता। जब मैं पहली बार आया था तब मैंने जो प्रश्न पूछे थे वे सांसारिक तर्कों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य हथकंडे थे, इसलिए कृपया बुरा न माने मठाधीश। मठाधीश के ध्यान कक्ष में लियू जियांगताओ और मठाधीश एक दूसरे के सामने बैठे थे। अमिताभ बुद्ध, दरअसल मैंने भी लेमन लियू द्वारा उठाए गए उन प्रश्नों पर विचार किया है, लेकिन मैं अभी भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। शायद जब मैं उन्हें समझ जाऊंगा तो मैं बुद्धत्व की अवस्था से ज्यादा दूर नहीं रहूंगा। हाँ, क्या आपने भी इसके बारे में सोचा है? खैर, ऐसा लगता है कि मठाधीश विचारों वाले व्यक्ति हैं। ए बॉट, मुझे नहीं पता कि इस प्रस्थान के बाद हमें फिर कभी मिलने का मौका मिलेगा या नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। एक पल सोचने के बाद लियू जियांगताओ ने फिर भी वही शब्द कहे। कृपया बोलो, आम आदमी लियू। बुद्ध क्या है? बुद्ध क्या है? अगर कोई बाहरी व्यक्ति यह सवाल पूछता तो इसे नुक्स निकालना माना जा सकता था, लेकिन अगर यह सवाल शुरुआत में ही पूछा जाता तो इसे निश्चित रूप से नुक्स निकालना ही माना जाता। यहाँ तक कि अगर प्रश्न पूछने वाला कोई अन्य भिक्षु भी होता तो दूसरा पक्ष लियू जियांगताओ की पिटाई भी कर सकता था। लेकिन लियू जियांगताओ मठाधीश से पूछ रहे थे। मठाधीश खड़े हुए दरवाजे की ओर चले और धीरे से बोले, बुद्ध क्या है? बुद्ध सभी संवेदनशील प्राणी है। बुद्ध शून्यता है। बुद्ध बुद्ध है। क्या बुद्ध सभी संवेदनशील प्राणियों में से एक है? क्या बुद्ध शून्यता है? क्या बुद्ध सचमुच बुद्ध है? लियू जियांगताओ ने कुछ अस्पष्ट रूप से समझा था, लेकिन अंत में वह इसे समझ नहीं सका। सच कहूं तो लियू जियांगताओ को वास्तव में इतने सीधे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। जब लियू जियांगताओ ने ये प्रश्न पूछा तो उसने सोचा कि मठाधीश एक कहानी सुनाएंगे और फिर उसे अनुमान लगाने और समझने के लिए कहेंगे, लेकिन मठाधीश ने सीधे उत्तर दे दिया।
हालांकि वह उत्तर का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाया। हालांकि मुझे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि मठाधीश ने अपना जवाब सच सच बता दिया है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। ऐसा कहने के बाद लियू जियांगताओ ने तैयार $5 लाख को धीरे से कॉफी टेबल पर रख दिया। कॉफी टेबल पर पड़े पैसों को देखकर मठाधीश की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। अमिताभ बुद्धा, श्री लियू बहुत दयालु हैं। आपके लिए शाओलिन मंदिर तक आना आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको एक अनोखा कौशल सिखाता हूँ। उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार साबित होगा। एक गुप्त तकनीक, शाओलिन मार्शल आर्ट, यी जिनजिंग, मज्जा शुद्धिकरण क्लासिक या 72 शाओलिन कलाएं। यह अनोखा कौशल मैंने शाओलिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक प्रसिद्ध गुरु से सीखा था। इसे टेंडन डिस्लोकेटिंग और बोन सेटिंग हैंड कहा जाता है। कंडराओं और हड्डियों का विस्थापन, ये 72 शाओलिन कलाओं में से एक नहीं है। हालांकि टेंडन्स और हड्डियों को विस्थापित करने की तकनीक भी काफी अच्छी है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि टेंडन सेपरेटिंग और बोन डिस्लोकेटिंग हैंड तकनीक शाओलिन की गुप्त तकनीक नहीं है, ये वुडांग की गुप्त तकनीकों में से एक है। टेंडन डिस्लोकेटिंग और बोन ब्रेकिंग तकनीक, जिसे 18 फॉलिंग तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, एक बहुत शक्तिशाली क्लोज कॉम्बैट कौशल है। अगले 3 घंटे तक लियू जियांगताओ ने मठाधीश के ध्यान कक्ष में समय बिताया और मठाधीश से टेंडन और हड्डियों को हटाने की कला सीखी। यद्यपि 3 घंटे में सब कुछ याद कर पाना असंभव था, फिर भी लियू जियांगताओ ने सारी विषय वस्तु याद कर ली। 4 घंटे बाद शाओलिन पर्वत की तलहटी में एक आदमी जो महिला जैसा दिखता था, हांगकांग द्वीप की ओर जाने वाली एक कार में बैठ गया। 1972 में हांगकांग द्वीप की स्थिति आज की स्थिति से अतुलनीय है। हालांकि इसमें अधिकांश आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। शाओलिन मंदिर द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र के साथ लियू जियांगताओ पुलिस स्टेशन गए और जल्दी से अपनी पहचान की समस्या का समाधान किया। बेशक एक छोटा सा एपिसोड भी था, अर्थात ड्रैगन फाइट आयाम से महिला पुलिस अधिकारी मेलिंग। यद्यपि लियू जियांगताओ बहुत सुंदर थे और एक महिला की तरह दिखते थे, उस समय एक महिला की तरह दिखने का मतलब यह नहीं था कि वह महिलाओं के बीच लोकप्रिय होंगे। इस युग में महिलाएं सुरक्षा की भावना को महत्व देती हैं, विशेष रूप से 1972 में हांगकांग द्वीप के अराजक स्थान पर। हालांकि गाउदा के आकर्षण के प्रभाव में मेलिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन लियू जियांगताओ को कुछ और बार देखा। तभी उस आदमी ने, जिसने अभी अभी पहला काम पूरा किया था और जो उत्साह से उछल रहा था, थाने के प्रवेश द्वार पर खड़ी पुलिस वाली माइलिंग को देखा। उसे बार बार अपनी ओर देखते देखकर वह आत्मसंतुष्ट होकर उसके पास गया और बोला, सुंदर महिला, क्या आप जानती हैं कि दुनिया में सबसे ठंडी जगह कहाँ है? हाँ। इस अजनबी को अचानक अपने पास आते और प्रश्न पूछते देख मेलिंग थोड़ा उलझन में पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से उत्तर दिया, अंटार्कटिका, आर्कटिक और रेफ्रिजरेटर के अंदर। हाँ, एक रेफ्रिजरेटर। हालांकि यह इस आदमी को बेवकूफ बनने से नहीं रोकता है। सबसे ठंडी जगह वह है जहां तुम नहीं हो। बाद की पीढ़ियों में इंटरनेट के विस्फोट का अनुभव न होने के कारण माइलिंग ने कभी नहीं सोचा था कि कोई पुलिस अधिकारी उसे इतनी बेरहमी से परेशान करने की हिम्मत करेगा। आप किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं कर सकते, आपको किसी बुरे व्यक्ति का चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं है। अगले ही पल मेलिंग ने लियू जियांगताओ की बांह पकड़ ली, उसे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेलिंग लियू जियांगताओ की बांह को कैसे हिला सकती थी? क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? वह कैसे संभव है? अगले ही पल मेलिंग ने एक पिस्तौल निकाली और उसे लियू जियांगताओ के सिर पर तानते हुए कहा, अरे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत इतनी है कि तुम पुलिस स्टेशन के सामने ही दिनदहाड़े एक महिला पुलिस अधीक्षक को परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो। माथा बंदूक के काले थूथन को देखकर लियू जियांगताओ को ठंडा पसीना आने लगा। आजकल महिलाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि आपको मूंगफली ही मिल जाए। यदि वास्तविक दुनिया में ऐसा हुआ होता तो लड़की अधिक से अधिक उसे विकृत व्यक्ति ही कहती। यदि वह लियू जियांगताओ जैसा पुरुष होता जो महिला जैसा दिखता है, तो शायद महिलाएं भी उसका पीछा करती। सुंदर महिला, उत्साहित मत होइए, मैं तो बस। चुप हो जा साले बदमाश, मैं तुझे कुछ देर से देख रहा हूँ। तू औरत जैसा दिखता है और तूने अपना चेहरा गोरा करने के लिए मेकअप भी किया है। तू बिल्कुल बेकार है। हम यही पुलिस स्टेशन में हैं, चल अंदर चलकर तेरी हालत के बारे में बात करते हैं। हाँ, सिर्फ इसलिए कि कोई महिला जैसा दिखता है इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक अच्छा व्यक्ति है। अध्याय 42 ऐसी गुप्त निगरानी। मैं आपको बता रहा हूँ, वह एक महिला की तरह दिखती है। माथा, आप उस व्यक्ति को क्या कह रहे हैं जो महिला जैसा दिखता है? मैं एक आदमी हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरा गोरा रंग प्राकृतिक है, ठीक है। मैं तो स्वाभाविक रूप से सुंदर हूँ। मुझे मेकअप की क्या जरूरत है? जो लोग मेकअप करते हैं और उन्हें क्रॉस ड्रेसर कहा जाता है। यद्यपि लियू जियांगताओ वास्तव में शिकायत करना चाहता था, लेकिन बंदूक की काली नाल के सामने वह अपनी सारी शिकायतें अपने तक ही रख सका। उस समय हांगकांग द्वीप पर सुरक्षा स्थिति अभी भी बहुत अराजक थी और इसी तरह पुलिस वास्तव में अपनी बंदूकें चलाने के लिए तैयार थी। यदि किसी को यहाँ सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार दिया जाए क्योंकि उसने सनक में आकर कुछ अतिरिक्त शब्द कह दिए थे, तो यह सचमुच एक भयंकर अन्याय होगा। फिर असहाय होकर माइलिंग ने उस पर बंदूक तान दी और उसे पुलिस स्टेशन ले गया। सौभाग्य से अंदर जाते ही उसकी मुलाकात पेईविट से हो गई। पेईविट और मठाधीश एक दूसरे को जानते थे, जैसा कि फिल्म देखने वालों को पता है। ली ने हान के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि पेईविट को मठाधीश मिल गए थे और मठाधीश ने ली का परिचय पेईविट से कराया था, जिसके बाद आगे की कहानी शुरू हुई। जान पहचान होने से चीजें आसान हो जाती हैं। लियू जियांगताओ ने मठाधीश का परिचय पत्र निकाला और स्थिति समझाते हुए कहा कि वे 1 साल तक हांगकांग द्वीप पर रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। पेईवे ने जल्दी से लियू जियांगताओ के पहचान दस्तावेज का प्रबंध कर लिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान माइलिंग गुस्से से एक तरफ खड़ी रही और उस आदमी को ऐसे देखती रही जैसे वह कोई गुंडा हो। नहीं, ये सिर्फ समान नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसा है। शाओलिन मंदिर की गवाही के बावजूद पेईविट का मानना था कि लियू जियांगताओ एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन माइलिंग ने हठपूर्वक कहा कि लियू जियांगताओ अच्छा नहीं था। इसलिए जब लियू जियांगताओ पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया तो मेलिंग भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। मेलिंग के अनुसार वह लियू जियांगताओ पर नजर रखने वाली थी। हालांकि जबकि अन्य लोग गुप्त रूप से निगरानी करते हैं, पकड़े जाने के डर से मेलिंग खुले तौर पर लियू जियांगताओ का पीछा करती है। लियू जियांगताओ ने चाहे जितना भी समझाया कि वह एक अच्छा इंसान है और उसने जो कुछ कहा वह बुरी बात नहीं थी, माइलिंग के पास कहने के लिए केवल एक ही बात थी, प्यारे लड़के, तुम साफ तौर पर कुछ गलत करने की फिराक में हो।
सिर्फ इसलिए कि तुमने अभी कानून नहीं तोड़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम भविष्य में भी नहीं तोड़ोगे। इस अधीक्षक को हर समय तुम पर नजर रखनी होगी। ठीक है, यह एक बहुत मजबूत कारण है। सिर्फ इसलिए कि वह गोरा है, उसे एक घटिया सुंदर लड़का करार दिया गया है। यद्यपि लियू जियांगताओ नहीं चाहते थे कि कोई हर समय उनका पीछा करता रहे, लेकिन उनके साथ एक महिला पुलिसकर्मी का होना फायदे के बिना नहीं था। कम से कम इससे रहने के लिए जगह ढूंढना आसान हो गया। मेई लिंग की सलाह पर लियू जियांगताओ को हांगकांग द्वीप पर सबसे शानदार होटल मिला, हांगकांग आइलैंड होटल। फिर हाथ हिलाकर उसने 100,000 हांगकांग डॉलर निकाल दिए और एक कमरे को पूरे 1 साल के लिए बुक कर लिया। लियू जियांगताओ को 100,000 हांगकांग डॉलर निकालते देख मेई लिंग और भी उत्साहित हो गई। इतना पैसा, और वो भी एक जिगोलो, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। हो सकता है वो भी हान की तरह कोई अपराधी हो। खैर, इस कारण से लियू जियांगताओ अवाक रह गए। जिनके पास पैसा है वे कानून तोड़ने और अपराध करने के लिए बाध्य हैं। माइलिंग संभावित अपराधियों पर नजर रखने के बारे में गंभीर है। अगली सुबह लियू जियांगताओ अभी जागा ही था कि उसने अपने कमरे में सोफे पर एक पुलिसकर्मी को बैठे देखा। अरे बाप रे, ये तो बहुत असुरक्षित है। मिस, क्या आप एक क्षण के लिए बाहर आ सकती हैं? मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। मेलिंग को सोफे पर शांति से बैठकर कॉफी पीते देख लियू जियांगताओ पूरी तरह से अवाक रह गए। क्या तुम्हें सचमुच चिंता नहीं है कि मैं आवेग में आकर तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, चलो इसे बदल देते हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, मेलिंग ने लियू जियांगताओ को जारी रखने का इशारा किया। इस व्यवस्था को देखते हुए वे निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं बिस्तर पर कपड़े नहीं पहनता। कोई बात नहीं, मैंने वो सब देख लिया जो मुझे देखना था। आज सुबह 7:30 बजे, यानी लगभग 4 घंटे पहले जब तुम पलटी थी, तब से ही मैं तुम्हें ध्यान से देख चुका था। तुमने कल रात कुछ भी गलत नहीं किया था। हाँ, आपने इसे पहले ही देख लिया है। तुमने इसे बहुत ध्यान से देखा भी है। हे भगवान, अब मैं किसी का सामना नहीं कर सकता। मुझे एक महिला ने परेशान किया। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते? ये वाकई सुविधाजनक नहीं है। मैंने पहले कभी किसी औरत के सामने कपड़े नहीं बदले, मुझे इसकी आदत नहीं है। ये देखकर कि मेलिंग ने उससे बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया, लियू जियांगताओ कंबल में और भी सिकुड़ गया और एक विनम्र व्यक्ति की तरह कमजोर स्वर में बोला। हाँ, मेलिंग ने तुरंत अपना चेहरा घुमाया, अविश्वास से लियू जियांगताओ को देखा और कहा, क्या कहा तुमने, सुंदर लड़के? तुम अभी भी कुंवारे नहीं हो, है ना? हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो क्या हुआ अगर मैं कुंवारी हूँ? मुझे अपने बच्चे पर गर्व है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी भोली भाली जवान लड़की हो। हे, इस क्षण माइलिंग पूरी तरह से दुष्ट हो गया। अपने दाहिने हाथ से अपनी ठोड़ी को छूते हुए वह लियू जियांगताओ के बिस्तर के चारों ओर आगे पीछे घूमने लगा। उसकी आंखें कभी कभी उत्साह से चमक उठती थी। माइलिंग को आगे पीछे टहलते हुए और फिर उसकी आंखों में देखते हुए लियू जियांगताओ मदद नहीं कर सका, लेकिन एक कड़वी मुस्कान दे दी। मुझे फिर एक महिला ने परेशान किया। सुंदर महिला नहीं, अधीक्षक, क्या आपको काम पर नहीं जाना है? अब काम पर जाओ और मुझे घूरना बंद करो। लियू जियांगताओ की आंखों में आंसू आ गए। अगर वह आदमी होता तो लियू जियांगताओ ने उसे बहुत पहले ही लात मार दी होती। बेशक अगर वह एक औसत दिखने वाली महिला है या एक ऐसी महिला है जो वास्तव में अपमानजनक है, तो लियू जियांगताओ भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि मेलिंग इस बात की सीमाओं का परीक्षण कर रहा था कि क्या अत्यधिक था और क्या नहीं, और लियू जियांगताओ जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता था। मैं काम पर हूँ। हाँ, आप कार्य कर रहे हैं। तुम होटल में काम करते हो, मेरे कमरे में। सावधान रहो, वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। एक पुलिस अधीक्षक होने के नाते काम के घंटों के दौरान खुलेआम मेरे कमरे में घुसने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि लियू जियांगताओ कोई धमकी दे पाते, मेलिंग ने आगे कहा, मैंने पेई वेइटे से पहले ही सलाह ले ली है। चूंकि आप पहली बार हांगकांग आए हैं और आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने 3 महीने के लिए आपकी सुरक्षा करने की पेशकश की है। जैसे ही वह बोल रही थी, मेलिंग सोफे पर बैठी कॉफी पी रही थी और लियू जियांगताओ को देख रही थी। अरे बाप रे, क्या ये संभव है? मिस माइलिंग, आप चाहें तो आ सकती हैं, लेकिन क्या आप पहले बाहर जा सकती हैं? मुझे सचमुच अपने कपड़े बदलने हैं। दोपहर होने वाली है और मुझे उठकर नाश्ता कर लेना चाहिए। हाँ, लियू जियांगताओ को विश्वास के साथ यह कहते हुए सुनकर कि नाश्ता 12 बजे होगा, यहाँ तक कि मेलिंग, जो एक अच्छी तरह से जानकार महिला पुलिस अधीक्षक थी, थोड़ा अचंभित रह गई। दोपहर हो गई है, लंच का समय हो गया है। ठीक है, मैंने इतना आलसी व्यक्ति कभी नहीं देखा। माइलिंग ने एक ही घूंट में अपनी कॉफी गटक ली, मुड़ी और चली गई, केवल एक वाक्य हवा में लटका हुआ छोड़ गई। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। 10 मिनट बाद मैं तुम्हें एक रेस्तरां में ले चलूंगा और तुम मुझे खाना खिलाओगे। 10 मिनट, तुम मुझे कम आंकते हो। 10 सेकंड बाद लियू जियांगताओ ने अपने दांत ब्रश करना समाप्त कर दिया। 45वें सेकंड में लियू जियांगताओ ने स्नान समाप्त कर दिया। 50वें सेकंड में लियू जियांगताओ पहले ही अपने कपड़े बदल चुके थे और दरवाजे की ओर चल पड़े। 56वें सेकंड में लियू जियांगताओ, जो पहले से ही साफ सफाई कर चुके थे, ने लापरवाही से दरवाजा खोला। मेलिंग की अविश्वसनीय निगाहों के नीचे लियू जियांगताओ ने असामान्य शांति के साथ कहा, चलो चले सुंदरी, नाश्ता करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, और जब हम वहां होंगे तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगी। लियू जियांगताओ को देखते हुए, जिनकी उपस्थिति पूरी तरह से साफ थी, मेलिंग ने अविश्वास में कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाए और फिर अवचेतन रूप से कहा, तुमने अपने दांत ब्रश नहीं किए। ये कैसे संभव है? मैं दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करता हूँ। तुमने अपना चेहरा नहीं धोया। मैं अपना चेहरा कैसे नहीं धो सकता था? मैंने तो नहाते हुए नहा भी लिया। देखो, बाथरूम में अभी भी भाप है। तो तुमने कोई मेकअप नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक आदमी हूँ, एक आदमी, मैं कभी मेकअप नहीं करता। ... मेलिंग को उत्सुकता से अपने कमरे में लौटते और बाथरूम की जांच करते देख लियू जियांगताओ पूरी तरह से अवाक रह गया। अरे, क्या यह महिला अपनी जांघ जितनी मोटी चमड़ी वाली है? ये पुरुषों का कमरा है, ठीक है। तुम ऐसे ही अंदर चले गए। मेलिंग के हैरान भाव को देखते हुए लियू जियांगताओ ने गंभीरता से कहा, मिस माइलिंग, मैं आपको ये बात फिर से बता रहा हूँ ताकि आप इसे भूल न जाएं। क्या चल रहा है? मैं एक पुरुष हूँ, मैं कभी मेकअप नहीं करता। मैं बस गोरा हूँ, गोरा। लियू जियांगताओ के गुस्से को देखकर मेलिंग ने अवचेतन रूप से आगे बढ़कर लियू जियांगताओ के गाल को चुटकी में पकड़ लिया, फिर अपनी उंगली उसकी नाक के सामने रखी और उसे सूंघा।
हाँ, ये सचमुच सच है, यहाँ कोई प्रशंसक नहीं है। धत्तेरी की, मिस माइलिंग, चलो नाश्ता करने चलें। 10 मिनट बाद लियू जियांगताओ ने अपने सामने रखे स्नैक्स को एक अमित्र भाव से देखा। हालांकि लियू जियांगताओ को अंदर के खाने के स्टॉल पर खाने में कोई आपत्ति नहीं थी और यहाँ तक कि उन्हें सड़क के किनारे के स्टॉल के भोजन के माहौल को भी पसंद किया गया। आखिरकार कई प्रामाणिक व्यंजन बड़े होटलों में आसानी से नहीं मिल सकते थे, इसलिए उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि माइलिंग उसे खाने के लिए सड़क किनारे एक दुकान पर ले जा रही थी। लेकिन लियू जियांगताओ को वास्तव में यह नहीं पता था कि भोजन के बारे में क्या कहना है। अरे यार, तुम मुझे नाश्ते में यही परोस रहे हो। ये सही है। मेलिंग ने लियू जियांगताओ को एक सीट पर ले जाकर कई व्यंजन ऑर्डर किए। इसमें ब्रेस्ड पोर्क ऑफल, शार्क फिन सूप, मांस शोरबा इत्यादि कुल 6 मांस व्यंजन है। सुंदर महिला, आप मुझे नाश्ते में बस इतना ही परोस रही हैं। अविश्वसनीय रूप से चिकना नाश्ता देखकर लियू जियांगताओ का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। कैसा नाश्ता? दोपहर हो गई है, नाश्ता कहाँ करोगे? ठीक है, जो चाहो ऑर्डर कर लो। हाँ, मैं जो भी खाना चाहता हूँ उसे ऑर्डर करना चाहता हूँ। मेज पर रखे 5 मांस व्यंजन और 1 मांस सूप को देखकर लियू जियांगताओ ने अविश्वास से मेलिंग को देखा। सुंदर महिला, क्या आप सचमुच हर समय इतना खाती रहती हैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सामान्यतः इतना कैसे खा सकता हूँ? ओह, यह अच्छा है। मैं आमतौर पर कुछ तला हुआ चावल या कुछ और भी डाल लेता हूँ और इतना सारा खाना खाने के बाद भी मेरा पेट केवल 70% ही भर पाता हूँ। तमाचा, लियू जियांगताओ जमीन पर गिर पड़ा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत कुछ खा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को इस तरह खाते हुए नहीं देखा। और वह एक महिला थी। चलो जल्दी से खाना ऑर्डर करते हैं। खाने के बाद हम आज दोपहर शॉपिंग करने चलेंगे। मैंने सुना है कि हाल ही में उनके यहाँ बहुत अच्छे कपड़े आए हैं। धत्तेरी की, आप मेरे सुरक्षा गार्ड हैं, है ना? बॉस, मुझे शाकाहारी भोजन चाहिए। पुकारने के बाद लियू जियांगताओ ने मेलिंग की ओर देखा और कहा, आज दोपहर को मुझे और भी काम करने हैं। अगर तुम शॉपिंग पर जाना चाहती हो तो अकेले जा सकती हो। क्या तुम आज दोपहर मुझे छोड़कर अकेले कुछ शरारत करने की योजना बना रहे हो? मैंने क्या बुरा किया? मैंने अभी सुना है कि हांगकांग द्वीप पर कई मार्शल आर्ट स्कूल हैं और मैं उन्हें देखना चाहता था। बोलते बोलते उसने नाश्ता ले लिया। हम बहुत बढ़िया है। ब्रेस्ट पोर्क पर कटे हुए हरे प्याज डाले गए थे, तो यह अपेक्षाकृत शाकाहारी है। अध्याय 43, सासाकी को चुनौती देना। तुम मार्शल आर्ट स्कूल क्यों ढूंढ रहे हो? मार्शल आर्ट सीखने के लिए। मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। यदि आपको कोई उपयुक्त अवसर मिले तो उसमें से कुछ सीखना बुरा विचार नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद देखना चाहूंगा। तुम मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन मंदिर में क्यों नहीं रहते? सीखने के लिए हांगकांग क्यों आते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? घास, इस महिला को सबक सिखाना जरूरी है। मानो या ना मानो, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा, फिर हम तुम्हारी जगह किसी और समझदार व्यक्ति को ले आएंगे। ठीक है, बहुत हो गया मजाक। सच में बताओ, तुम किस तरह के मार्शल आर्ट जिम की तलाश में हो? कराटे, ताइक्वांडो, ब्राजीलियाई जियू-जित्सु, पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट, या फिर कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स जिम? हाँ, बहुत ज्यादा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि केवल चीनी मार्शल आर्ट स्कूल ही हैं, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे विदेशी मार्शल आर्ट स्कूल होंगे। दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह का मार्शल आर्ट स्कूल है। मैं बस उन लोगों को ढूंढना चाहता हूं जो बहुत ईमानदार नहीं है और हर जगह बुरे काम करते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि वे कौन है। बहुत ईमानदार नहीं। तुम वहां परेशानी पैदा करने तो नहीं जा रहे हो, है ना? माइलिंग ने बड़ी मुश्किल से सुअर की आंत को सबसे पीछे से निगला, आंखें घुमाई और पूछा, मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? होटल के कमरे में मेलिंग ने असामान्य गंभीरता के साथ लियू जियांगताओ को देखा और उससे एक सवाल पूछा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर तुम हमें चुनौती देने जा रहे हो तो खुलकर और ईमानदारी से। मुझे लगता है कि अखबार तुम्हें इसी तरह का चेहरा देगा। ठीक है, चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है तो मैं ये करूंगा। बिल्कुल सही। मेई लिंग ने 7 मार्शल आर्ट स्कूलों का चयन किया जो हांगकांग द्वीप में विदेशी होने का फायदा उठाकर मुसीबत खड़ी कर रहे थे। लियू जियांगताओ ने घोषणा की कि वह इन 7 स्कूलों को सार्वजनिक रूप से चुनौती देंगे और उन्होंने हर एक स्कूल के लिए एक निश्चित समय भी तय किया। बेशक वह एक एक करके एक स्कूल को चुनौती देने का बयान जारी करके शुरुआत करेंगे। वैसे भी अभी भी 11 महीने बाकी हैं, इसलिए हम हर महीने एक कंपनी को बाहर निकाल सकते हैं। शेष 4 महीने अभी भी घूमने के लिए पर्याप्त समय है। अगले दिन हांगकांग में मार्शल आर्ट समुदाय में हलचल मच गई, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट समुदाय में। कारण सरल है, हांगकांग के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र मिंगपाओ ने एक खुली चुनौती पत्र प्रकाशित किया और चुनौती का लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि हांगकांग में 7वें स्थान पर रहने वाला ब्राजीलियन जियू-जित्सु क्लब था। ब्राजीलियन जियू-जित्सु क्लब को पहले चुनौती देने का कारण सरल है, क्योंकि क्लब के अध्यक्ष सासाकी उस देश से हैं जो अपनी चापलूसी के लिए जाना जाता है। ये बदमाश सासाकी 3 साल से हांगकांग में है और कौन जानता है कि उसने कितने हांगकांग वासियों को परेशान किया है। हालांकि किसी कारण से सासाकी को वह सजा नहीं मिली जिसके वह हकदार थे, इसलिए लियू जियांगताओ का पहला प्रतिद्वंद्वी वह था ब्राजीलियन जियू-जित्सु क्लब का सासाकी। सासाकी एक ऐसे देश का व्यक्ति जो कुत्तों की खाल से बने प्लास्टर के लिए जाना जाता है, वास्तव में एक ब्राजीलियन जियू-जित्सु क्लब चलाता है। धिक्कार है, ये लियू जियांगताओ कैसा इंसान है जो मुझे खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। कमीना, ये तो बिल्कुल कमीना है। ब्राजीलियन जियू-जित्सु क्लब के अंदर सासाकी ने अपनी बाहों में जकड़ी महिला को लात मारकर दूर फेंक दिया, अखबार को फाड़ डाला और गुस्से में आकर उस महिला को, जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था, जमीन पर पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद जब सासाकी थोड़ा शांत हुआ तो जमीन पर पड़ी महिला बहुत पहले ही मर चुकी थी। पुरुषों, इस औरत को मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक दो और जल्दी करो और फैटी चिकन को ढूंढो ताकि एक और खूबसूरत औरत का अपहरण कर सको। कमीनो, तुम सब कमीने हो। जैसे ही सासाकी क्रोधित हुआ और किसी को मारने वाला था, अन्य असंबद्ध संग्रहालय निदेशक जोर से हंसने लगे। यद्यपि वे जानते थे कि सासाकी बहुत शक्तिशाली है और लियू जियांगताओ निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी क्या एक जू को शेर को चुनौती देते देखना दिलचस्प नहीं था। वह घमंडी सासाकी इस समय क्रोधित हो रहा होगा। कराटे क्लब के अध्यक्ष कावामोटो ने सीधे फोन किया।
अरे सासाकी, मैं कावामोटो हूँ, कराटे क्लब का अध्यक्ष। बेहतर होगा कि तुम अच्छी तरह लड़ो और हमारे महान कुत्ते की खाल के प्लास्टर वाले देश को शर्मिंदा मत करो। हा हा हा। यहाँ तक कि ताइक्वांडो क्लब के अध्यक्ष जिन्हें एलर्जी है उनसे भी फोन करके संपर्क किया जा सकता है। सासाकी, मुझे ताइक्वांडो क्लब के अध्यक्ष को भी उससे एलर्जी है। तुम्हें अच्छा लड़ना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। से उम्मीदा। एकिडो क्लब के अध्यक्ष ईबे ने भी फोन किया। अरे सासाकी, मैं ईबे हूँ, एकिडो क्लब का अध्यक्ष। बेहतर होगा कि तुम अच्छी तरह से लड़ो वरना हम तुम्हारे इलाके पर कब्जा कर लेंगे। सूमो क्लब के अध्यक्ष ओइन ने भी यही आह्वान किया। अरे सासाकी, मैं इनु हूँ, सूमो क्लब का कप्तान। तुम्हें अच्छी तरह से लड़ना होगा वरना तुम्हारी औरत और बेटी मेरी हो जाएंगी। हाँ, ये निर्दयी है। मैं थाई जिम के मालिक बसांग ने भी फोन किया। सासाकी, मैं बसांग हूँ, माय थाई जिम का मालिक। अगर तुम जीत नहीं सकते तो मत लड़ो, हम माय थाई जिम में सब संभाल लेंगे। जैसे जैसे एक के बाद एक संकटपूर्ण कॉल आते गए, सासाकी का चेहरा और अधिक गंभीर होता गया तथा उसका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। अंततः सासाकी अब और नहीं रुक सका। कोई अखबार वालों से कहो कि एक और पन्ना जोड़ दे और कह दे कि मैंने, सासाकी ने, उस कमीने लियू जियांगताओ की चुनौती स्वीकार कर ली है। लेकिन हमें 3 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह आज रात 6 बजे मेरे ब्राजीलियाई जियू-जित्सु क्लब में है। खैर, मैं उससे मरते दम तक लड़ना चाहता हूँ। अगर वह काया है तो उसे आने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे बाद हांगकांग द्वीप पर पूरा मार्शल आर्ट समुदाय हंगामा में था। जीवन या मृत्यु का द्वंद्व। जीवन और मृत्यु भाग्य पर छोड़ दी गई है। ये स्पष्ट है कि सासाकी किसी को मारने का इरादा रखता है। हांगकांग आइलैंड होटल के अंदर मेई लिंग ने चिंतित भाव से लियू जियांगताओ को देखा। तुम भाग क्यों नहीं जाते? वैसे भी कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। दौड़ना। हालांकि वह सासाकी के कौशल स्तर को नहीं जानता था, लेकिन हान के आमंत्रण टूर्नामेंट में सबसे मजबूत फाइटर कोई और नहीं बल्कि ली था। दूसरों की युद्ध शक्ति ली की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। लियू जियांगताओ को यह नहीं पता था कि सासाकी ने हान के आमंत्रण टूर्नामेंट में भाग लिया था या नहीं, लेकिन वह जानता था कि प्रतिद्वंद्वी मजबूत नहीं होना चाहिए। चलो दोपहर का भोजन करते हैं, फिर हम सासाकी के डोजो में जाएंगे, वहां लड़ेंगे और फिर रात के खाने के लिए वापस आएंगे। हाँ, लियू जियांगताओ को उठकर बाहर जाते देख मेइलिंग को वास्तव में समझ नहीं आया कि क्या कहे। सासाकी कौन है? हांगकांग द्वीप में सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट स्कूल के मालिकों में से एक। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक अमेरिकी मुक्केबाज ने उन्हें चुनौती दी थी और अंत में उसके अंग उखड़ गए थे और उसे यातना देकर मार दिया गया था। ये कहा जा सकता है कि सासाकी सबसे शक्तिशाली जिम लीडर नहीं है, लेकिन वह सबसे निर्दयी में से एक है। यही कारण है कि कई लोग सासाकी से अधिक शक्तिशाली अन्य जिम लीडरों से लड़ने के बजाय उन्हें चुनौती देना पसंद करते हैं। हालांकि इन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आज एक अनजान बच्चा अखबार में सासाकी को चुनौती दे देगा। जो लोग सासाकी के चरित्र को जानते हैं, उनके लिए लियू जियांगताओ की हरकतें चुनौती नहीं बल्कि आत्महत्या थी। वे तो बस मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि ली और अन्य जो शाओलिन में दूर हैं के अलावा पूरे हांगकांग द्वीप में कोई और नहीं है जो मानता है कि लियू जियांगताओ जीत सकता है। जो व्यक्ति लियू जियांगताओ पर सबसे कम अविश्वास करता है, वह कोई और नहीं बल्कि मेलिंग है, जो उसके ठीक बगल में खड़ा है। लियू जियांगताओ के कमजोर शरीर को देखकर और सासाकी की क्रूरता के बारे में सोचकर मेलिंग को लग रहा था कि यह आदमी जल्द ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सुंदर लड़के न सिर्फ निकम्मे होते हैं, बल्कि लड़ाई झगड़ा भी बहुत बुरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वे बेहद घमंडी होते हैं। ये लियू जियांगताओ के बारे में मेलिंग की धारणा है। दोपहर 4 बजे माइलिंग की व्यवस्था के तहत लियू जियांगताओ ने भोजन किया, जिसे दोपहर और रात का भोजन दोनों कहा जा सकता था, और फिर वह अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए कमरे में रुके। शाम 5:30 बजे सासाकी का ब्राजीलियन जियू-जित्सु क्लब पहले से ही सभी प्रकार के लोगों से भरा हुआ था। वहां पत्रकार, मार्शल आर्ट के शौकीन और निश्चित रूप से कई विदेशी लोग भी थे, विशेष रूप से वे लोग जिनकी जीवनशैली अधिक आरामदायक थी। हांगकांग द्वीप पर लागू कानूनों की वजह से कई झगड़े और हिंसा जो पहले सार्वजनिक हुआ करती थी, अब गुमनामी में सिमट गई है। इसलिए ज्यादातर कानून का पालन करने वाले विदेशियों के लिए हांगकांग द्वीप अपने कानूनों के साथ बहुत शांत और कम रोमांचक है। इसलिए जैसे ही जिंदगी मौत के द्वंद्व की खबर फैली, मामला अब 2 मार्शल आर्ट कलाकारों के बीच की मामूली लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि हांगकांग के निवासियों और विदेशियों के बीच एक प्रतियोगिता में बदल गया। ज्यादातर विदेशियों के लिए यह एक ऐसा खेल बन गया है जो रोमांच की तलाश में होता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नाटक देखना पसंद करते हैं। भीड़ में छिपे हुए लियू जियांगताओ ने यह भी देखा कि मुक्केबाजी के लिए कई सट्टेबाजों ने लियू जियांगताओ और सासाकी के बीच जीवन मरण का मुकाबला दिखाया था। सासाकी की संभावना 50 से 1 है, जबकि लियू जियांगताओ की संभावना 1 से 50 है। देखा, लियू, बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ। कोई भी तुम्हारा समर्थन नहीं कर रहा है। माइलिंग ने लियू जियांगताओ को भागने के लिए मनाने की कोशिश नहीं छोड़ी है, लेकिन लियू जियांगताओ शांति से आगे बढ़ते रहे और एक बार पीछे मुड़कर अंततः बोले, मिस माइलिंग, यह एक आकर्षक व्यावसायिक अवसर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इसमें रुचि लेंगी। एक लाभदायक व्यवसाय? आपका मतलब मुक्केबाजी से है? बिल्कुल नहीं, 50 से 1 के अंतर के साथ आप कोई पैसा नहीं कमा सकते। धतेरी की। हालांकि वह जानता था कि मेलिंग उस पर विश्वास नहीं करती, फिर भी लियू जियांगताओ को उसके शब्द सुनकर कोसने का मन हुआ, जिसमें कुछ भी छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद लियू जियांगताओ ने मुड़कर गंभीर भाव से कहा, मैं अब जीवन मरण के अखाड़े में जाने वाला हूं, इसलिए मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एमएमपी। इस बार लियू जियांगताओ वास्तव में अब और नहीं रोक सका। हालांकि अगर वह पैसा कमाना चाहता है तो वह केवल मेलिंग पर भरोसा कर सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते, यह आदमी केवल माइलिंग को जानता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। आप एक सुपरिंटेंडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस बॉक्सिंग बेटिंग प्लेटफॉर्म की अच्छी प्रतिष्ठा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए दांव लगा सकते हैं। मैं मुनाफे का कुछ हिस्सा आपके साथ बांटूंगा। जैसे ही उन्होंने बात की, लियू जियांगताओ ने तैयार बैग मेलिंग को सौंप दिया। यह क्या है? यह इतना भारी है। 1 हांगकांग डॉलर और 20 सेंट मिलियन। धमाका। माइलिंग सीधे जमीन पर गिर गया। वह अविश्वास से लियू जियांगताओ को देखता रहा। क्या कहा आपने? 10 लाख, 2 लाख? मैं तुम्हें चाकू मार रहा हूँ। क्या तुमने बैंक लूटा है? मेरे पास बस इतना ही है। याद रखना, मेरे जीतने पर दांव लगाना और मैं खेल के तुरंत बाद पैसे लेना चाहता हूँ। जैसे ही वह बोला, लियू जियांगताओ ने मेलिंग को ऊपर खींच लिया।
याद रखो, मैं लगातार 7 मार्शल आर्ट स्कूलों से मुकाबला करने जा रहा हूँ, मैं पहली ही प्रतियोगिता में कैसे पिछड़ सकता हूँ। ये कहते हुए लियू जियांगताओ धीरे धीरे ब्राजीलियन जूडो क्लब के गेट की ओर चल पड़े। साले, ये पीली चमड़ी वाला बंदर कहाँ से आ गया? निकल जा यहाँ से, तेरे जैसे पीली चमड़ी वाले बंदर की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लियू जियांगताओ अभी मुख्य द्वार पर ही पहुंचे थे कि उन्हें एक आदमी ने रोक लिया जो स्पष्ट रूप से एक बदमाश था। उस व्यक्ति की टूटी फूटी अंग्रेजी सुनकर लियू जियांगताओ को उन पर दया आ गई। हालांकि हांगकांग द्वीप में आप एक छोटे से विश्वासघाती देश के एक छोटे से योद्धा, क्या आप अभी भी दूसरों को पीले चमड़ी वाले बंदर कह रहे हैं? मैंने तुम्हारी जांघों को पीला कर दिया है। 3 दूसरे व्यक्ति को शांति से देखते हुए लियू जियांगताओ ने कैंटोनीज में ठंडे स्वर में बात की। अध्याय 44 पूरे मार्शल आर्ट स्कूल के विरुद्ध आमने सामने। हाँ, उस पीली चमड़ी वाले बंदर ने क्या कहा? लियू जियांगताओ को रोकने वाले छोटे कुत्ते की खाल के प्लास्टर वाले देश के योद्धा ने लियू जियांगताओ को स्तब्ध आंखों से देखा, उसे भ्रम में देखा। 2 इस बार यह बात अंग्रेजी में कही गई। हालांकि वह समझ गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लियू जियांगताओ का क्या मतलब था। 2 कहने का क्या मतलब था? 1 हाँ, इस बिंदु पर भले ही कुत्ते की खाल के प्लास्टर वाले देश के लोग जिन्होंने लियू जियांगताओ को रोका था, वे मूर्ख या बेवकूफ थे, उन्हें एहसास होगा कि लियू जियांगताओ उल्टी गिनती कर रहा था। उल्टी गिनती? हाँ, तुम यहाँ लड़ने की हिम्मत करते हो। चलो, कुत्ते जैसे देश का समुराई जो लियू जियांगताओ का रास्ता रोक रहा था, उसने लियू जियांगताओ के सामने एक असामान्य रूप से अप्रिय कदम उठाया, उसके सिर पर अपनी उंगली उठाई और दहाड़ा। चलो, तुम पीली चमड़ी वाले बंदर, क्या तुम इतने महान नहीं हो? उल्टी गिनती शुरू हो रही है। हाँ, जोर से हंसते हुए कुत्ते की खाल के प्लास्टर वाले देश से आए समुराई जो लियू जियांगताओ को रोक रहा था, ने अपनी कमर से कटाना निकाला और उसे लियू जियांगताओ के सिर पर मार दिया। चाकू इतनी तेजी से और अचानक आया कि जब ब्लेड उस पर वार करने वाला था, तब लियू जियांगताओ हिल भी नहीं पाया। वे भयभीत लग रहे थे। हाँ, ये पीली चमड़ी वाला बंदर अंदर जाकर लड़ाई देखना चाहता है। नरक में जाओ और खुद देखो। ये देखकर कि लियू जियांगताओ ने छिपने की कोशिश भी नहीं की, छोटे कुत्ते प्लास्टर देश के लोग जो लियू जियांगताओ को रोक रहे थे और भी उत्साहित हो गए। उत्साहित छोटे कुत्ते जैसे दिखने वाले चीनी व्यक्ति ने आसपास की भीड़ में जोश भर दिया, जो इस तमाशे को देखने के लिए उत्सुक थे। ओह, उसे मार डालो, उसे एक ही वार में मत मारो, पहले उसके अंग काट दो, फिर चाकू से धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। मुझे हिजड़ों को देखना पसंद है, इसलिए मैं उसे नपुंसक बना दूंगा। ब्राजीलियन जियो-जित्सु क्लब में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे विदेशियों के एक समूह ने जोर जोर से अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त किया। लेकिन अगले ही पल टकराना, कुत्ते पकड़े प्लास्टर जैसे इलाके का वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, उसका सिर और शरीर 90 डिग्री के कोण पर। उसकी मौत हो चुकी थी, इसमें कोई शक नहीं। पहले शोर मचा रही भीड़ उसी क्षण शांत हो गई। इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लियू जियांगताओ ने यह कदम कैसे उठाया। यहाँ तक कि लियू जियांगताओ के सबसे करीबी विदेशी ने भी मरने से पहले लियू जियांगताओ का कंधा हिलते हुए ही देखा था। छोटा भाई, अचानक एक व्यक्ति जुजित्सु क्लब से बाहर निकला, उसने जमीन पर पड़े शरीर को पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। मेरे भाई को किसने मारा? किसने? फुश। जो भीड़ ये तमाशा देख रही थी, वह तुरंत पीछे हट गई और लियू जियांगताओ वहीं खड़ा रह गया। ये तुम थे, तुमने मेरे भाई को मार डाला। तुम शापित पीली चमड़ी वाले बंदर, आज मैं इचिगो तारो अपने भाई का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। एक चीख के साथ वह आदमी जिसने खुद को इचिगो तारो कहा था, खड़ा हुआ, अपनी कमर से कटाना निकाला, हवा में ऊंची छलांग लगाई और लियू जियांगताओ के सिर पर वार किया। ये हमला बिजली की तरह तीव्र था। ये प्रहार भी इंद्रधनुष के समान शक्तिशाली था। ये कट भी उतना ही आकर्षक था। इस एक वार ने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी लोग उस पतले ब्लेड को गौर से देख रहे थे, मानो वे स्वयं उसे चला रहे हो और उसके नीचे खड़ा व्यक्ति उनका दुश्मन हो। मारना। मुझे नहीं पता कि पहला शब्द किसने चिल्लाया। मारना। आसपास की भीड़ ने जवाब में चिल्लाया। मारना। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग आवाजें, सभी एक ही समय में यह वाक्यांश बोल रहे हैं। मारना। इचिगो तारो का वार देखकर लियू जियांगताओ ने ठंडी सांस ली, अपनी कमर एक तरफ झुकाई और तेजी से अपनी दाहिनी मुठ्ठियां बाहर निकालकर विरोधी के एडम एप्पल पर वार किया। मुट्ठी वापस खींचते ही उसने अचानक उसे ऊपर की ओर झटका दिया। स्नैप। तारो इचिगो का सिर हिंसक रूप से पीछे की ओर झटका, जिससे उसके शरीर के साथ 90 डिग्री का कोण बन गया। हो, एक बार शोर मचाने वाली भीड़ फिर से शांत हो गई, मानो किसी बत्तख की गर्दन उसके गले में फंस गई हो। अरे, वह तो स्पष्ट रूप से देख पाने से पहले ही मर गया। पहली बार तो सब ठीक था, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दूसरी बार मामला अलग था। लगभग सभी का ध्यान लियू जियांगताओ पर था, लेकिन फिर भी वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसने अपनी चाल कैसे चली। ये तो भयानक है। क्या आप वास्तव में किसके लिए काम कर रहे हैं? आप किसी को मारने के लिए हमारे जियो-जित्सु क्लब में आने की हिम्मत करते हैं? क्या आप अपना नाम बताने की हिम्मत करते हैं? सासाकी उदास चेहरे के साथ बाहर चला गया और लियू जियांगताओ को देखते हुए उग्रता से बोला। हाँ, सासाकी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं वादे के अनुसार जीवन मरण का ये द्वंद्व लड़ने आ चुका हूँ और तुम अभी भी पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? हो, सभी दर्शक लियू जियांगताओ की ओर देखने लगे। क्या ये स्त्री जैसा दिखने वाला आदमी लियू जियांगताओ है? लियू जियांगताओ उस विकृत सासाकी को चुनौती दे रहे हैं। तभी सभी को देर से एहसास हुआ कि सासाकी को चुनौती देने वाला व्यक्ति पागल नहीं था। आप लियू जियांगताओ हैं। सासाकी उदास भाव से लियू जियांगताओ को घूर रहा था और उसे याद आ रहा था कि लियू जियांगताओ ने उसके 2 आदमियों को लगातार कैसे मार गिराया था। उसका पहले से ही भयानक चेहरा और भी बदसूरत हो गया था। उसने ये भी नहीं देखा कि लियू जियांगताओ ने हत्या कैसे शुरू की। शुरू में सासाकी को इस लड़ाई की ज्यादा परवाह नहीं थी। हांगकांग में तो उसने लियू जियांगताओ के बारे में कभी सुना भी नहीं था। उनके लिए लियू जियांगताओ सिर्फ एक अज्ञात नवागंतुक था जिसने कुछ मार्शल आर्ट कौशल सीखे थे और अपमानित होने के लिए यहाँ आया था। सासाकी ने पूरी दोपहर यह सोचने में बिता दी कि उस जूनियर लियू जियांगताओ से कैसे निपटा जाए, उसे 1000 टुकड़ों में काट दिया जाए। उसने जियो-जित्सु क्लब के प्रवेश द्वार पर एक बर्तन रखने की योजना बनाई, फिर उस जूनियर लियू जियांगताओ को, जिसने उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था, टुकड़ों में काट दिया और फिर लियू जियांगताओ के सामने ही उसके मांस को टुकड़े टुकड़े करके खाने की योजना बनाई। वह ये भी कल्पना कर सकता था कि कैसे लियू जियांगताओ ने उससे एक ही बार में उसे मार डालने की विनती की थी। लेकिन अब शांत लियू जियांगताओ को देखकर सासाकी ने पहली बार आत्मविश्वास खो दिया।
वह अब जीवन मरण का द्वंद्व लड़ने में थोड़ा अनिच्छुक है। लियू जियांगताओ को देखकर उसे पहली बार मौत का सामना करने का भ्रम हुआ। उसे लोगों को मारने और यातना देने में आनंद आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मौत से नहीं डरता। वह मरने से डरता था, इसलिए उसने ये विकृत कार्य किए। ये ठीक इसलिए है क्योंकि वह मृत्यु से डरता है, इसलिए वह इतनी लापरवाही से काम करता है। जैसा कि कहावत है, नर्म लोग कठोर से डरते हैं, कठोर लोग निर्दयी से डरते हैं, और निर्दयी लोग लापरवाह से डरते हैं। सिर्फ उस एक वाक्य के साथ वह 3 वर्षों में हांगकांग द्वीप में अपने लिए एक जगह बनाने में कामयाब रहे। लेकिन अब उन्हें लगता है कि उस बयान के अंत में एक वाक्य जोड़ा जाना चाहिए। जो लोग निडर हैं वे उनसे डरते हैं जो आपकी जान ले लेंगे। ये सही है, वह बता सकता था कि लियू जियांगताओ ही वह व्यक्ति था जो उसकी जान लेने आया था। सासाकी डर गया। लेकिन सासाकी कौन है? सासाकी ब्राजीलियन जियोजित्सु क्लब के अध्यक्ष हैं, जो हांगकांग द्वीप पर मार्शल आर्ट्स स्कूलों में 7वें स्थान पर है। वह महान प्राणी जिसके साथ आपको बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वह दूसरों के सामने अपना डर और कमजोरी कैसे दिखा सकता है? तुमने मेरे आदमियों को मार डाला, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि तुम हमारे जीवन मरण के द्वंद्व को अपने और हमारे ब्राजीलियाई जियोजित्सु क्लब के बीच जीवन मरण के द्वंद्व में बदलना चाहते हो। हम बहुत अच्छा, मैं सहमत हूँ। ये कहते हुए सासाकी ने मुड़कर जुजित्सु क्लब पर जोर से चिल्लाया। लियू जियांगताओ हमारे ब्राजीलियाई जियोजित्सु क्लब को नीची नजर से देखता है और हमें चुनौती देना चाहता है। इसलिए हम दोनों के बीच का द्वंद्व लियू जियांगताओ और हमारे ब्राजीलियाई जियोजित्सु क्लब के बीच द्वंद्व बन गया है। अगर उसने हमारे क्लब में घुसने की हिम्मत की तो हर कोई उसे मार सकता है। ऐसा कहने के बाद सासाकी लियू जियांगताओ की ओर मुड़ा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, अरे बच्चे, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाओगे। हाँ, सासाकी को अंदर आते देख न केवल लियू जियांगताओ बल्कि उनके आसपास मौजूद दर्शकों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। सासाकी ने जीवन मरण के द्वंद्व में लियू जियांगताओ से आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं की। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सासाकी के जीतने पर 200,000 का दांव लगाया था। क्या अब मुझे पैसे वापस मिल सकते हैं? मुझे अब याद आया, मैंने सासाकी पर भी 100,000 का दांव लगाया था। बिल्कुल नहीं, हमें हमारे पैसे वापस दो। हम लियू जियांगताओ पर दबाव डालेंगे। ... शोरगुल मचाती भीड़ को देखते हुए कैसीनो ने वास्तव में लियू जियांगताओ की बाधाओं को 1 से 100 तक समायोजित कर दिया। बेशक सासाकी की 50 से 1 की संभावना ब्राजील जियो-जित्सु क्लब की 50 से 1 की संभावना बन गई। मैं प्रहार करूंगा। इस परिवर्तन को देखने के बाद अब किसी ने भी लियू जियांगताओ की जीत पर दांव नहीं लगाया। ये कहा जा सकता है कि हांगकांग द्वीप पर सभी कैसीनो ने संयुक्त रूप से लियू जियांगताओ पर दांव लगाकर कुल 1.5 मिलियन ही जीते हैं, जिनमें से 1.2 मिलियन लियू जियांगताओ के अपने पैसे थे। जहां तक बाकी 300,000 की बात है तो ये बहुत सरल है। इसे हांगकांग पुलिस बल के एक बड़े अधिकारी पे वाइट ने खरीदा था। लियू जियांगताओ की जीत पर दांव लगाने के लिए 300,000 युआन खर्च करना इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे लियू जियांगताओ पर विश्वास था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे शाओलिन परिचय पत्र पर लिखे वाक्य पर विश्वास था, आप निपुणता हासिल करेंगे। इसके अलावा पे वेइटे ने 1 लाख ब्राजीलियन जियोजित्सु क्लब टिकट भी खरीदे हैं। अगर लियू जियांगताओ जीत जाता है तो वह 29 मिलियन हांगकांग डॉलर कमा सकता है। अगर सासाकी जीत जाता है तो उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा और शाओलिन के साथ अपने रिश्ते भी बेहतर कर सकता है। क्यों नहीं? लियू जियांगताओ, कुछ बुरा हुआ है? कैसीनो में हालात बदल गए हैं। हाँ, क्या आपको कभी 50/100 भुगतान नहीं मिला? मेलिंग ने कैसीनो में हुए बदलावों के बारे में जल्दी से बताना समाप्त किया तो लियू जियांगताओ ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। एक व्यक्ति एक डोजो का चयन कर रहा है। ये दिलचस्प लगता है। दूसरे शब्दों में, जब तक वह ब्राजीलियन जियो-जित्सु क्लब को हरा सकता है तब तक उसके 1.2 मिलियन 120 मिलियन हो जाएंगे। बहुत अच्छा, चूंकि उन्होंने इतनी बड़ी पाई बनाई है तो क्या इसे न खाना शर्म की बात नहीं होगी? लियू, भागो, पैसा वापस कमाया जा सकता है। हाँ, लियू जियांगताओ ने अवाक होकर अपने पीछे बैठी मेलिंग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर चिंता का भाव था, और फिर धीरे से कहा, कुछ ही मिनटों में आप सट्टेबाजी से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो जीतने के लिए अपना सारा पैसा मुझ पर लगा दीजिए, 100 गुना ज्यादा। आप निराश नहीं होंगे। ये कहने के बाद लियू जियांगताओ धीरे धीरे जियो-जित्सु क्लब के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। इस समय जियो-जित्सु क्लब के 2 सदस्य दरवाजे पर खड़े थे और लियू जियांगताओ को भयावह निगाहों से घूर रहे थे। लियू जियांगताओ को इतनी शांति से चलते देख मेलिंग ने अपने दांत पीस लिए, मुड़ी और सट्टेबाजी की ओर चल पड़ी। इतना घबराओ मत, अभी भी 2 मिनट बाकी हैं। दादाजी ठीक 6 बजे अपना कदम उठाएंगे। कुत्ते जैसे देश के 2 लोगों को देखकर जो भारी सांस ले रहे थे, लियू जियांगताओ ने शांति से कहा। शांति का अर्थ शांति नहीं है, ये तीव्र हत्या के इरादे का प्रतिनिधित्व भी कर सकती है। इस समय लियू जियांगताओ की तरह, हालांकि उन्हें लोगों को मारना पसंद नहीं है, उन्होंने पिछली फिल्म की दुनिया में कुछ लोगों को मार डाला था और लगभग अपना पेट उगल दिया था, लेकिन लिटिल डॉग्सकिन प्लास्टर कंट्री के लोगों को मारते समय उन्हें कोई मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस नहीं होता है। उन्हें मारना जानवरों को मारने के समान है। अध्याय 45, पूरा डोजो ध्वस्त कर दिया गया, भाग 1। दरवाजे पर खड़े होकर समय देख रहे लियू जियांगताओ को देखते हुए मेलिंग ने सट्टे की पर्ची पकड़े हुए गुस्से से कहा, तुम्हें जीतना ही होगा। मैंने अपना दहेज इस पर दांव पर लगा दिया है। अगर तुम हार गई, चाहे मर ही जाओ, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। बेशक लियू जियांगताओ इनमें से कोई भी शब्द नहीं सुन सका। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, कुछ घंटियां बजी और आधिकारिक तौर पर शाम के 6 बज गए। मारना। दरवाजे पर खड़े 2 गुर्गे पहले लियू जियांगताओ की ओर दौड़े। एक ने हवा में ऊंची छलांग लगाई, उसकी बाहें लियू जियांगताओ की गर्दन तक पहुंच गईं, दूसरा जमीन पर लुढ़क गया, लियू जियांगताओ के पैरों पर झपटा। 2 आदमियों को अपनी ओर दौड़ते देख लियू जियांगताओ ने धीमी आवाज में चिल्लाया, जाना। अपने दाहिने पैर के साथ आगे बढ़ें और आगे बढ़ते मिनियन के दाहिने हाथ पर जोर से प्रहार करें, साथ ही साथ धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए मध्य हवा में मिनियन से सीधे टकराएं। लगभग सभी ने यह दृश्य देखा। हालांकि किसी को भी विश्वास नहीं था कि लियू जियांगताओ जीतेंगे, लेकिन अगर लियू जियांगताओ का प्रदर्शन बहुत कमजोर होता, जोश और तीव्रता की कमी होती, तो यह अच्छा नहीं होता। यही बात इसे सचमुच रोमांचक बनाती है। इसलिए लियू जियांगताओ को सीधा हमला करते देख सभी ने जिज्ञासा से लियू जियांगताओ को देखा। अगले ही पल लियू जियांगताओ का पैर पहले पड़ा और वह उस गुर्गे के कंधे पर जोर से पड़ा जो निचले
शरीर पर हमला करने में माहिर था। स्नैप, आह, कमजोर कंधा एक ही वार से चकनाचूर हो गया। लात इतनी जोरदार थी कि दूर खड़े लोग भी अवचेतन रूप से कांप उठे। ये तो बहुत भयानक है। उसने एक ही लात से अपने प्रतिद्वंदी का कंधा कुचल दिया। सारी हड्डियां टूट गई हैं, ये हाथ शायद बर्बाद हो गया है। जैसे ही सबने जमीन पर पड़े उस व्यक्ति की ओर देखा जिसका कंधा कुचला गया था, एक और चीख गूंजी। आह, मेरा हाथ। जब सबने देखा तो उन्होंने देखा कि लियू जियांगताओ ने अपने दाहिने हाथ से दूसरे आदमी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। फिर अचानक आगे की ओर झपटा, उसका हाथ लगातार हिल रहा था। साथ ही छोटी चटकने की आवाजें भी आ रही थी और लियू जियांगताओ सीधा खड़ा था। जहां तक जमीन पर पड़े दो लोगों का सवाल है, वे दो लंगड़े नूडल्स बन गए। ग्रीवा रीढ़ के अलावा लियू जियांगताओ ने मूल रूप से उनके शरीर से हर एक अलग करने योग्य जोड़ को हटा दिया। यही कारण है कि ये दोनों लोग बहुत दर्द में होने के बावजूद चिल्ला नहीं सके। लगभग अलग हो चुके दो लोगों को देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। गल्प, मुझे आश्चर्य है कि सबसे पहले किसने अपनी लार को कठिनाई से निगला होगा। तभी सभी लोग भारी माहौल को तोड़ने में कामयाब हुए। यह आदमी बहुत बेरहम है। ये दोनों तो बिल्कुल अपाहिज हैं। अगर इनकी हड्डियां भी ठीक हो जाएं, तो भी ये भारी काम नहीं कर पाएंगे। लड़ना तो दूर की बात है। बिल्कुल, ये निर्दयी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हांगकांग से इतना निर्दयी व्यक्ति निकलेगा। नहीं, हमें इस व्यक्ति को मारना होगा। हांगकांग की मार्शल आर्ट की दुनिया पर केवल हमारे महान कुत्ते की खाल के प्लास्टर वाले देश के लोग ही राज कर सकते हैं। हम हांगकांग के लोगों को कतई खड़े नहीं होने देंगे। ... जब दर्शक इस तमाशे पर चर्चा कर रहे थे, तो दूर समुद्र में फटेहाल महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का एक समूह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। हे भगवान, कृपया अपनी आंखें खोलो और लियू जियांगताओ को सासाकी और उसके गिरोह को मारने दो। उन सभी को मार डालो। बहन, क्या तुमने देखा? कोई हमसे बदला लेने आया है। अगर तुम सुन सकती हो तो हमारे उपकारकर्ता की मदद करो और उन सबको मार डालो। उन सबको मार डालो। ... कुछ धीमी और कुछ स्पष्ट आवाजें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन लियू जियांगताओ एक भी नहीं सुन सका। अगर लियू जियांगताओ ने ये सुना भी होता तो वह बिल्कुल नहीं रुकता। जब उसने सासाकी को चुनौती देने का फैसला किया, तब तक वह माइलिंग से सासाकी के सारे अपराधों के बारे में जान चुका था। हांगकांग में अपने 3 वर्षों के दौरान उसने 79 स्थानीय लोगों की हत्या कर दी और 466 को घायल कर दिया। सासाकी और उसके ब्राजीलियन जियू जित्सु क्लब के कारण 300 से अधिक युवतियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। हालांकि सासाकी अभी भी फरार है, लेकिन ये सभी के लिए स्पष्ट है कि यह सब उसी ने किया था। हालांकि कुछ कारणों से वह कानूनी सिद्धांतों और मानवीय भावनाओं दोनों से परे चले गए। इसलिए इन परिस्थितियों के बारे में जानने के बाद लियू जियांगताओ, जिन्होंने मूल रूप से एक सभ्य प्रतियोगिता की योजना बनाई थी, ने तुरंत इन लोगों को मृत घोषित कर दिया। भले ही हम लड़ाई के दौरान इन लोगों को मार न सकें, लेकिन हमें उन्हें मारने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। वह जानता था कि ये सब लोग एंटर द ड्रैगन फिल्म के काल्पनिक पात्र हैं, और अगर वह उन सबको मार भी डाले तो भी असली दुनिया पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ लोग क्रोध को शांत करने के लिए मारे जाने के लायक है। कुछ जातीय समूह, जब तक उन्हें नष्ट नहीं कर दिया जाता, हम खुश नहीं रह सकते। कुछ देशों को सचमुच दिन का प्रकाश देखने के लिए नष्ट हो जाना उचित है। उस क्षण लियू जियांगताओ ने खुद को प्रयास करने के लिए प्रेरित पाया। चून की लाओ ताजू के पास कचरा पुनर्चक्रण प्रणाली है, तो क्या पृथ्वी पर कुछ कचरा प्रेमी जातियां भी कचरे का पुनर्चक्रण नहीं कर सकती? यद्यपि जीवित जीवों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि उन्हें मार दिया जाए तो क्या होगा? क्या इसे अब भी रिसाइकल करना संभव नहीं है? भले ही शरीर को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, फिर भी उसे राख में तब्दील करने के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि कुछ मानव सदृश प्राणियों को पुनः उपयोग में लाने का कोई तरीका नहीं है। देखो, वह अंदर जा रहा है। इस बिंदु पर किसी ने भी लियू जियांगताओ को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पहले कभी किसी को ऐसी हरकतें करते नहीं देखा था। आपको पता होना चाहिए कि लियू जियांगताओ ने ब्राजीलियाई जियू जित्सु क्लब को चुनौती दी थी। ब्राजीलियाई जियू जित्सु क्या है? वह एक जॉइंट लॉक उपयोग करता था, लेकिन लियू जियांगताओ ने एक ही सेकंड में उसके जोड़ों को उखाड़ दिया। देखो, वह अंदर जा रहा है। जब सबने देखा तो लियू जियांगताओ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी गति धीमी थी, मानो वह टहल रहा हो। लियू जियांगताओ के असामान्य रूप से शांत व्यवहार को देखकर जियू जित्सु क्लब के बीच में खड़ा सासाकी और भी अधिक घबरा गया। पीछे मुड़कर देखें तो जियू जित्सु क्लब के 46 सदस्यों में से 4 को लियू जियांगताओ ने पहले ही हटा दिया था। 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है तथा अन्य 2 का भाग्य अज्ञात है। आक्रमण करो, उसे घेर लो। अपने चारों ओर मौजूद 20 से अधिक अधीनस्थों को देखकर सासाकी अवाक रह गया। अरे, मैं इतने मूर्खों को अपने अधीनस्थों के साथ कैसे रख पाया? दूसरे लोग तो पहले ही परेशानी खड़ी करने आ चुके हैं और आप लोग अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग सोचते हो कि यह आदमी कोई खेल खेल रहा है, और उन्होंने तो हर स्तर पर जांच चौकियां भी स्थापित कर दी हैं। उन सबको यहां ले आओ। जोर से चिल्लाते हुए सासाकी ने अपने कई आत्मा महत्वपूर्ण अधीनस्थों को लात और घूंसे मारकर भगा दिया। वह स्वयं पीछे छिप गया और लियू जियांगताओ को देखने लगा, जो एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ अंदर आया था। हालांकि वह लियू जियांगताओ को नहीं जानता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि दूसरी पार्टी निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसे वह संभाल सके। ये तो भयानक है। क्या आपने कभी 100 पाउंड से अधिक वजन वाले किसी मजबूत आदमी को लात मारकर 7 या 8 मीटर दूर उड़ते देखा है? क्या आपने कभी एक ही मुक्के से मेज को टूटते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी को इतनी जोर से लात मारते देखा है कि उसकी बांह की हड्डी उखड़ गई हो? क्या आपने कभी किसी को अपने हाथ के एक झटके से अपनी सारी हड्डियां और जोड़ उखड़ते हुए देखा है? ... सासाकी ने यह सब देखा। इसकी कीमत ये चुकाई गई कि आगे बढ़ने वाले 42 लोगों में से 9 लोग मारे गए। मात्र 10 सेकंड में 9 लोग गिर गए। अब 33 लोग बचे हैं, लेकिन ये 33 लोग कब तक टिक पाएंगे? नहीं, मुझे अभी जाना होगा। सासाकी के दिमाग में यह विचार आते ही वह और देर तक शांत नहीं बैठ सका। वह मुड़ा और अपने अध्यक्ष के कार्यालय में वापस चला गया। जल्दी से मेकअप करने के बाद वह तेजी से सुरंग में घुस गया। बाहर परिणाम का इंतजार कर रहे लोग इस सब से अनजान थे, उनके अधीनस्थ अनजान थे और लियू जियांगताओ तो और भी अधिक अनजान थे। इस समय लियू जियांगताओ पहले से ही हत्या के उन्माद में था। अपनी छाती की ओर आती मुट्ठी को देखकर लियू जियांगताओ ने न तो चकमा दिया और न ही टाल मटोल की, बल्कि अपनी मुट्ठी भींची और उसे वापस प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी पर पटक दिया।
स्नैप। एक तीखी आवाज के साथ लियू जियांगताओ ने उस आदमी की बांह उड़ा दी। हड्डी के दांतेदार टुकड़े मांस को चीरते हुए बाहर निकल आए। लाल रक्त, तीखी चीखें, लेकिन यातना के उसके भाग्य को कुछ भी नहीं बदल सका। चुप रहो। एक धीमी सी गर्जना के साथ लियू जियांगताओ अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब आया, साथ ही उसने अपने बाएं हाथ से प्रतिद्वंद्वी की ठोड़ी पकड़ ली और उसे एक तेज झटका दिया। स्नैप। उसकी ठोड़ी पूरी तरह से हटा दी गई थी। इससे पहले कि दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया कर पाता, लियू जियांगताओ ने अपना दाहिना पैर उठाया और दोनों घुटनों पर जोर से लात मारी। क्लिक क्लिक। घुटने का जोड़ पूरी तरह से टूट गया था। क्लिक क्लिक। हाथ टूट गया था। चटक चटक और पॉपिंग। शरीर के सभी जोड़ हटा दिए गए। इस समय ठीक 30 सेकंड बीत चुके थे और अभी भी 25 लोग खड़े थे। हमें जल्दी करनी होगी। हाँ, जल्दी करो। क्या आपको लगता है कि 30 सेकंड में हम में से 17 लोगों को मार गिराना बहुत धीमी बात है? उसे मार डालो, उसे घेर लो और मार डालो। ये स्पष्ट नहीं है कि पहले किसने चिल्लाया, लेकिन फिर लोगों के एक समूह ने सहज रूप से लियू जियांगताओ को घेर लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। ये देखकर सासाकी, जो अभी अभी जूडो क्लब के बाहर भागी थी, को थोड़ा अफसोस हुआ। अरे, अगर मुझे पता होता कि मेरे अधीनस्थ इतने सक्षम हैं, तो मैं भागता नहीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या अभी भी इसमें शामिल होने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अभी भी समय है। क्या मुझे नहीं पता कि मेरे माथत लोग किस तरह के हैं? ये लोग एक बार अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देने के बाद कभी हार नहीं मानते। वे तब तक नहीं रुकते जब तक कि वे प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह से हरा न दें। इसलिए मुझे यकीन है कि मैं अभी भी समय पर वापस आ सकता हूँ। यह विचार मन में रखते हुए सासाकी सुरंग में वापस रेंगते हुए राष्ट्रपति के कार्यालय की ओर दौड़ा। यदि सासाकी ने 2 सेकंड और इंतजार किया होता तो वह निश्चित रूप से दौड़कर नहीं आता। दुर्भाग्यवश उसने 2 सेकंड भी इंतजार नहीं किया। इस प्रकार उसका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। जैसे ही सासाकी दौड़कर अंदर आया, लियू जियांगताओ ने भीड़ के सिरों के ऊपर से बैकफ्लिप किया। उसके बाद तेजी से हमला किया, जिसमें जोड़ों, घुटनों और डिसलोकेशन तकनीकों का एक साथ उपयोग किया गया। मात्र 10 सेकंड में मूल 25 लोगों की संख्या घटकर केवल 5 रह गई। 1 सेकंड में 2 लोग, शेष 5 लोगों ने अनजाने में ही कठिन निगल लिया। अरे यार, क्या यह आदमी इंसान भी है? यदि तुम आत्मसमर्पण कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा। बचे हुए 5 लोगों की ओर देखते हुए लियू जियांगताओ ने धीरे से कहा, आत्मसमर्पण? हम महान कुत्ते त्वचा प्लास्टर देश के जियोजित्सु क्लब के सदस्य आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। जोरदार गर्जना के साथ आखिरी 5 आदमी एक बार फिर लियू जियांगताओ पर टूट पड़े। एक एक करके उन्होंने लियू जियांगताओ की ओर भागने की कोशिश की और उसे हराने के लिए गला घोटने, गर्दन पर ताले लगाने और हाथ पर ताले लगाने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन अफसोस, जिस क्षण प्रतिद्वंद्वी ने उस पर हमला किया, लियू जियांगताओ ने धीरे से अपना बायां हाथ बिना किसी भाव के आगे बढ़ाया, अपनी हथेली को पंजे में बदल लिया, जबकि उसका दाहिना हाथ लापरवाही से उसकी कमर में फंस गया। जैसे ही दूसरा व्यक्ति उसके 1 मीटर के भीतर पहुंचा, लियू जियांगताओ ने भी अपनी चाल चल दी। अध्याय 46, पूरा डोजो ध्वस्त कर दिया गया, भाग 2। जो लोग हठी बने रहेंगे वे मर जाएंगे। दहाड़ते हुए लियू जियांगताओ ने अपने दाहिने हाथ से एक जोरदार मुक्का मारा। जैसे ही मुक्का उसके प्रतिद्वंद्वी की छाती तक पहुंचा, उसकी मुट्ठी कस गई और उसकी गति 3 अंक और बढ़ गई। जैसे कि मुक्के की विनाशकारी शक्ति को महसूस करते हुए लियू जियांगताओ के हमले का सामना कर रहे जियोजित्सु क्लब के सदस्य ने झटके से बचने के लिए अपनी कमर को बुरी तरह से मोड़ा और साथ ही साथ अपनी बाहों को पीछे खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि सभी प्रयास व्यर्थ थे। बूम! एक मुक्का सीधे प्रतिद्वंद्वी की बाईं छाती पर लगा। टकराना, स्नैप, पफ! वह व्यक्ति पीछे की ओर उड़ गया और काफी दूर जाकर जमीन पर गिरा। खून फव्वारे की तरह बह निकला। हालांकि कोई नहीं जानता था कि लियू जियांगताओ का मुक्का कितना भारी था, लेकिन हर कोई जानता था कि उसकी विनाशकारी शक्ति असाधारण थी। जिस स्थान पर मुक्का मारा गया था वह स्थान धंस गया और मुक्का के नीचे का हृदय तुरंत चूर्ण चूर्ण होकर रक्तपल्प में बदल गया। यहाँ तक कि पीठ की रीढ़ भी उड़ गई थी तथा त्वचा और मांस के बाहर बिल्कुल सफेद और लाल रंग की हड्डी के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। गोली लगते ही उसकी मौत हो गई। एक ही मुक्के की ताकत से ऐसा परिणाम आया। आत्मसमर्पण करो, अपने अपराध स्वीकार करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शेष 4 लोगों की ओर देखते हुए लियू जियांगताओ फिर बोला, मर जा, शैतान। चारों आदमी फिर से लियू जियांगताओ की ओर दौड़े। उनकी आंखें भय से भरी थीं, लेकिन उससे भी अधिक पागलपन से। जैसा कि पुरानी कहावत है, देवता जिसे नष्ट करना चाहते हैं उसे पहले पागल बना देते हैं। इस पागल देश के पागलपन को देखकर लियू जियांगताओ ने ठंडी सांस ली। ये तो बस थोड़ी सी दिलचस्पी है। जब मैं असली दुनिया में वापस आऊंगा तो अपना कर्ज ठीक से वसूल करूंगा। ये पृथ्वी अनमोल है और इसे कचरे से प्रदूषित नहीं किया जा सकता। तुम सब यहीं रहो। एक धीमी चीख के साथ वह उछला और चारों आदमियों के सिर के ऊपर से पलट गया। जैसे ही उसका शरीर गिरा, लियू जियांगताओ ने अचानक अपने दाहिने पैर को बीच में खड़े व्यक्ति की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और अपनी कमर से ताकत का एक जोरदार झटका मारते हुए उसने उस व्यक्ति को बलपूर्वक दूर फेंक दिया। टकराना, जिस व्यक्ति को बाहर फेंका गया था उसकी सांसें जमीन पर गिरते ही रुक गईं। फुश! भीड़, जो पहले महसूस करती थी कि जीवन बहुत सांसारिक है और उसमें जोश की कमी है, अब और पीछे हटती जा रही थी, मानो उन्हें डर हो कि अगर वे बहुत करीब आ गए तो लियू जियांगताओ गलती से उन्हें मार डालेगा। कितने दिन हो गए? उस क्षण आखिरकार किसी ने प्रश्न पूछा। लगभग 1 मिनट बीत चुका है, घड़ी पहने एक विदेशी ने आगे कहा। हाँ, लगभग 1 मिनट हो गया है और पूरे जियोजित्सु क्लब में केवल 3 लोग ही बचे हैं। रुको, सासाकी के बारे में क्या? क्या सासाकी एक नायक के रूप में आगे आने और लियू जियांगताओ को हराने से पहले लियू जियांगताओ द्वारा सभी को हराने तक इंतजार करने का इरादा रखता है? जैसे कि वे जानते थे कि सासाकी क्या सोच रहा है, बहुत से लोग सासाकी का नाम जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मानो वे अपने हीरो को बुला रहे हो। सासाकी। जैसे ही वह नाम आकाश में गूंजा, सासाकी सुरंग से बाहर निकला। अचानक किसी ने अपना नाम पुकारा। सासाकी ने मान लिया कि उसके आदमियों ने लियू जियांगताओ को मार गिराया है। जल्दबाजी में सासाकी सुरंग को कवर करने का समय निकाले बिना ही बाहर निकल गया। हालांकि जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि लियू जियांगताओ भेड़ों के झुंड में घुसकर शेर की तरह उसके आखिरी 3 आदमियों को एक एक करके मार गिरा रहा है। 3 गुर्गे 3 सेकंड भी नहीं टिक पाए। यह एक हस्की के लिए बहुत भयानक बात है। ... अचानक मुड़कर सासाकी की ओर देखा, जो उत्साह से दरवाजा खोल रहा था, मानो किसी विजयी विजय का स्वागत कर रहा हो। लियू जियांगताओ ने धीरे से मुड़कर शांति से कहा, घुटने टेको, अपना अपराध स्वीकार करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा।
हाँ, सासाकी ने पलकें झपकाईं। वह अभी भी यह समझने में असमर्थ था कि कोई उसे क्यों बुला रहा है, जबकि उसके आदमी पहले ही बुरी तरह पिट चुके थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे फंसा रहा है? इस संभावना के बारे में सोचते हुए सासाकी ने अचानक अपना सिर बाहर की ओर घुमाया और उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जिसने उसे फंसाया था। हालांकि जैसे ही ह्यूमन पाथ सासाकी ने गुस्से से बाहर देखा, मानो सासाकी की जरूरतों को सचमुच समझ रहा हो, वे एक साथ जोर से चिल्लाए, सासाकी, सासाकी, सासा, तुम कमीने। जयकार करती भीड़ को देखकर सासाकी को रोने का मन हुआ। उसे मार डालो, सासाकी। मैं तुम पर 100,000 हांगकांग डॉलर का दांव लगाता हूँ। ये बात एक अमेरिकी ने चिल्लाकर कही जो लगभग 2 मीटर लंबा है। समय बर्बाद करना बंद करो, सासाकी। हमें कुछ कार्रवाई की जरूरत है। हम तुम्हें इस पीली चमड़ी वाले बंदर को टुकड़े टुकड़े करते हुए देखना चाहते हैं। कुत्ते की खाल के प्लास्टर के देश से आया एक छोटा आदमी चिल्लाया। सासाकी, इसे नपुंसक बना दो। मुझे सुंदर लड़कों को नपुंसक बनते देखना अच्छा लगता है। इस बार लियू जियांगताओ ने आखिरकार उस महिला का चेहरा साफ देखा। वो एक अनोखी शक्ल वाली ब्रिटिश महिला थी, मानो किसी शहर की रहने वाली हो, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर से भी कम थी, लेकिन वजन 200 पाउंड से ज्यादा था। मानो लियू जियांगताओ और सासाकी की निगाहों को भांपते हुए इस खूबसूरत महिला ने सासाकी पर जोर से चिल्लाया, सासाकी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आओ, मुझे तबाह करो। हाँ, ये सुनकर न केवल सासाकी, जो सीधे तौर पर इसमें शामिल था, बल्कि लियू जियांगताओ, जो गोलीबारी में फंस गया था, पीला पड़ गया और परसों खाया हुआ अपना नाश्ता लगभग उल्टी कर बैठा। सासाकी, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। घुटने टेककर दया की भीख मांगो, अपने अपराध स्वीकार करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हालांकि यह घृणित था, लियू जियांगताओ ने फिर भी इसे ठंडेपन से कहा। उसी समय लियू जियांगताओ ने अपनी मुट्ठी बगल की मेज पर पटक दी और ठोस लकड़ी की मेज 2 टुकड़ों में टूट गई। घुटने टेको। मेरा सासाकी घुटने नहीं टेकेगा। मेरा सासाकी तुम्हें बुरी तरह पीटेगा। नीचे ब्रिटिश महिला जोर जोर से सासाकी की जय जयकार कर रही है। फिर अगले ही पल सासाकी चिल्लाया और अचानक एक कदम आगे बढ़ा और फिर एक झटके के साथ वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। लियू जियांगताओ, मैं दोषी हूँ, मैं कबूल करता हूँ। मैं, हाँ, देखने वाले लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या तमाशा चल रहा है? सासाकी जैसा निर्दयी आदमी कैसे आत्मसमर्पण कर सकता है? घुटने टेककर दया की भीख मांगने की तो बात ही छोड़िए। नहीं, ये सासाकी नहीं है, ये सासाकी नकली है। जब आसपास के दर्शक ये सोच रहे थे, तब उनके बगल में बैठे पत्रकार उत्साहपूर्वक इस क्षण को कैद करने के लिए तस्वीरें ले रहे थे तथा ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ तेज तर्रार पत्रकारों ने तो कल के अखबारों के नाम भी सोच लिए थे। सबसे क्रूर कंपनी अध्यक्ष के घुटने टेकने के पीछे का रहस्य। 2 पुरुषों के बीच एक भावुक कहानी जिसे बताया नहीं जा सकता। वह सासाकी को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकता है? पिछले वाले तो ठीक थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने अंतिम प्रश्न पूछा था, उसका शूटिंग एंगल और पोजीशन इतनी बढ़िया थी कि ऐसा लग रहा था कि सासाकी लियू जियांगताओ के सामने घुटने टेक कर ऐसा कर रहा था। ये स्वाद बहुत तीव्र है। बेशक कुछ निजी जासूसों और पुलिस जासूसों ने अपना ध्यान सासाकी द्वारा बताई गई कहानी पर केंद्रित किया। कुछ बातें आपको तब तक पता नहीं चलेंगी जब तक आप उन्हें सुन नहीं लेंगे, और जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 3 सालों के दौरान सासाकी ने न सिर्फ हांगकांग के कई निवासियों की जान ले ली, बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी बख्श दिया। सासाकी के कबूलनामे के आधार पर पुलिस को आखिरकार उन लोगों के अवशेषों का दफनाया गया स्थान मिल गया, जिन्हें यातनाएं दी गई और जिनकी हत्या कर दी गई थी। फिर ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु क्लब के सभी 49 सदस्यों को, चाहे वे जीवित हो या मृत, मौत की सजा सुनाई गई। बेशक ये कहानी बाद में। जैसे ही सासाकी निर्देश दे रहा था, वह मोटी औरत अचानक आगे बढ़ी। मुझे कायरों से सबसे ज्यादा नफरत है। कायर, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। चिल्लाते हुए मोटी औरत अचानक आगे बढ़ी और गिरने से पहले हवा में ऊंची छलांग लगाई। फक फक करना। ये देखकर लियू जियांगताओ ने ठंडी सांस ली और एक मुक्का मारा, जो सीधे महिला के मोटे नितंबों पर लगा। टकराना। आह, मोटी औरत को मुक्का मारा गया और वह 3 या 4 मीटर दूर जा गिरी। आप। मोटी औरत अचानक पलट गई और लियू जियांगताओ को घूरने लगी, मानो वह उसे अपनी आंखों से मार डालना चाहती हो। तुम्हें भी कबूल करना चाहिए, बस मुझे ये बताओ कि तुमने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लियू जियांगताओ की बातें सुनकर मोटी महिला की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। क्या कहा तुमने? मुझे समझ नहीं आया। मुझे उसका अत्याचारी रूप पसंद था, पर अब वो कायर और डरपोक हो गया है। अब वो ऐसा इंसान बन गया है जो मुझे पसंद नहीं, तो मैं उसे कुचल दूंगी। हाँ, इन शब्दों ने लगभग सभी को सहज ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये औरत बहुत डरावनी है। ... जिद्दी मोटी औरत को देखकर लियू जियांगताओ ने उपहास किया। आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वह कोई जज नहीं है और उसे दूसरे पक्ष से इसे स्वीकार करवाने की जरूरत नहीं है। जब तक लियू जियांगताओ के पास ये साबित करने के लिए सबूत है कि इस महिला का सासाकी के साथ संबंध है, बस इतना ही काफी है। यद्यपि महिला ने संघर्ष किया और इससे इनकार किया, लेकिन सासाकी ने स्पष्ट रूप से कहा, इस औरत का कोड नाम फैट चिकन है। मुझे लगभग सारी औरतें इसी से मिली हैं। हाँ, मोटा चिकन। मुझे नहीं पता कि यह चिकन है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से काफी मोटा है। देवियों और सज्जनों, कृपया रास्ता दीजिए। हांगकांग द्वीप पुलिस यहाँ से कार्यभार संभालेगी। पेई वेईते अपने आदमियों को जिउ-जित्सु क्लब में ले गया। सासाकी को जमीन पर घुटनों के बल बैठे और फैटी चिकन को लियू जियांगताओ के पैरों तले कुचलते देखकर पेई वेईते ने हाथ हिलाया। उन सबको ले जाओ। जब पुलिस उस व्यक्ति को ले जाने के लिए अंदर गई, तो पेई वेईते चुपचाप लियू जियांगताओ के पास गया और बोला, बुरा नहीं है दोस्त, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम शाओलिन से हो। मुझे और अधिक दांव लगाना चाहिए था, लेकिन अफसोस, मेरे पास केवल 300,000 पूंजी थी। 3 लाख। दूसरे शब्दों में, बस इसी तरह 300,000 30 मिलियन हो गए। आप और क्या सोच रहे हैं? माइलिंग भी जल्दी से अंदर घुस गई और लियू जियांगताओ के करीब झुकते हुए बोली, वाह, आप कमाल हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सचमुच जीत गए। मैं अमीर हूँ। मैंने 30,000 हांगकांग डॉलर का दांव लगाया था और 1 से 100 के ऑड्स के साथ ये 3 मिलियन हुआ। वाह, मैं अमीर हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी जल्दी करोड़पति बन गया। हाँ, लियू जियांगताओ, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार करता हूँ। हाँ, मैंने मन बना लिया है। मैं थोड़ी देर में पुलिस अधीक्षक के पद से इस्तीफा दे दूंगा और फिर खरीदारी करने जाऊंगा। हे।
हाँ, मेलिंग का उत्साह पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद लियू जियांगताओ खुद को और अधिक नहीं रोक सके और अंततः धीमी आवाज में बोले, अरे सुंदरी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या मुझे मेरे पैसे मिल गए? तुम्हारा कौन सा पैसा? माथा। लियू जियांगताओ हताशा से अवाक रह गए। अरे यार, ये तो मेरे 1.2 मिलियन हांगकांग डॉलर है। तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? आप किस पैसे की बात कर रहे हैं? 1 लाख 2 लाख? हाँ, ओह, अब मुझे याद आया, ये रहा टिकट। मैं आपके जीतने पर पूरे 1.2 मिलियन का दांव लगा रहा हूँ। मेलिंग की पुतलियां अचानक बोलने के बाद सिकुड़ गईं और फिर उसने अविश्वास से लियू जियांगताओ की ओर देखा और हकलाते हुए कहा, 1 लाख 2 लाख, 1 से 100 गुना अधिक संभावना है आपने 120 लाख कमाए। माइलिंग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अध्याय 47 हांगकांग मार्शल आर्ट जगत में दहशत। सासाकी के साथ जीवन मरण के द्वंद्व को 3 दिन बीत चुके हैं और हांगकांग में मार्शल आर्ट समुदाय इन 3 दिनों के दौरान कुछ हद तक अशांत रहा है। सबसे पहले सासाकी को लियू जियांगताओ ने हरा दिया। सासाकी ने वहीं घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती मान ली और पिछले 3 सालों में अपनी करतूतों का खुलासा किया। सासाकी के कबूलनामे के अनुसार हांगकांग द्वीप पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से अधिकांश मार्शल आर्ट की दुनिया से थे। फिर सासाकी की पुलिस थाने की कोठरी में ही हत्या कर दी गई और उसी समय सासाकी का जुजित्सु क्लब भी गायब हो गया, मानो उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। अंततः लियू जियांगताओ ने अपनी दूसरी चुनौती जारी की और लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि कुत्ते की खाल के प्लास्टर तीव्र गंध वाले देश के लिए एक अपमानजनक शब्द के देश का कराटे क्लब था। बेशक इनमें से किसी का भी लियू जियांगताओ से कोई लेना देना नहीं था, वह 3 चीजों की परवाह करता था। सबसे पहले $1 और 20 सेंट मिलियन $120 मिलियन हो गया। यह अधिकतर लोगों के लिए रोमांचक होगा, लेकिन लियू जियांगताओ इससे थोड़े प्रसन्न थे। आखिरकार एक बार जब वह इस दुनिया से चला जाएगा तो पैसा बेकार हो जाएगा और उसका वर्तमान अतिरिक्त आयामी स्थान केवल 8 घन मीटर है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो या वह कितनी भी चीजें खरीद ले, वह उसमें समा नहीं पाएगा। दूसरे, जिस समय सासाकी ने घुटने टेके और हार स्वीकार की, सिस्टम ने वास्तव में 2 अधिसूचनाएं जारी की। बीप बीप, मेजबान द्वारा सासाकी और उसके जुजित्सु क्लब की पूर्ण हार के कारण जुजित्सु क्लब को इस विमान से हटा दिया गया है। बीप बीप, चूंकि जिउ-जित्सु क्लब पर मेजबान ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है, इसलिए सिस्टम सीधे जिउ-जित्सु क्लब से संबंधित सभी सामग्री को पुनः प्राप्त कर रहा है, जिसमें इमारतें, तकनीकें आदि शामिल हैं। इन 2 संकेतों के बाद एक मर्ज संदेश था। बीप बीप, हमने पाया है कि ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु को मेजबान की अस्थि विस्थापन तकनीक के साथ एकीकृत किया जा सकता है और इसके लुप्त घटकों की पूर्ति की जा सकती है। क्या आप एकीकरण के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? नोट, ये सम्मेलन निःशुल्क है। क्या ये भी एक प्रश्न है? लियू जियांगताओ ने तुरंत विलय का फैसला किया। तब लियू जियांगताओ को पता चला कि टेंडन और हड्डियों को हटाने की उनकी तकनीक उनकी व्यक्तिगत जानकारी में दिखाई दी थी। बेशक ये स्तर तो बस शुरुआत है और जिउ-जित्सु विस्थापन और तोड़ने की तकनीक का हिस्सा बन गया। अंततः सासाकी को हराने के अगले दिन, जो कि कल दोपहर था, लियू जियांगताओ को कोरियाई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के लिए निमंत्रण मिला। ये कहा जा सकता है कि लियू जियांगताओ ने इस बिंदु पर सभी तैयारियां कर ली थी। कराटे क्लब के कावामोटो के खिलाफ मैच में अभी 1 महीना बाकी है। लियू जियांगताओ को कोई जल्दी नहीं है। वह इस महीने में 12 करोड़ हांगकांग डॉलर से ज्यादा अच्छी चीजें हासिल करने में लगा रहेगा। अगले महीने में मेलिंग के मार्गदर्शन में लियू जियांगताओ ने हांगकांग द्वीप का दौरा किया और काफी अच्छी चीजें हासिल की। 1 महीने और 25 दिन बीत जाने के बाद लियू जियांगताओ की 120 मिलियन युआन घटकर केवल 1.5 मिलियन युआन रह गई थी। बेशक इसी के अनुरूप इस व्यक्ति के सोने के सिक्के भी 60,000 से बढ़कर 120,000 से अधिक हो गए। उसके पास 5 साल की जिंदगी के लिए सोने के सिक्के हैं, लेकिन अब उसे सोने के सिक्कों की और भी ज्यादा जरूरत है। यदि इस व्यक्ति के पास अभी 100 मिलियन भी हो तो भी उसे यही लगेगा कि उसके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। जैसे ही लियू जियांगताओ और कराटे क्लब के अध्यक्ष कावामोटो के बीच मुकाबला करीब आया, हांगकांग द्वीप के सभी विदेशी मार्शल आर्ट स्कूल बेचैन हो गए और कराटे क्लब में इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे कि लियू जियांगताओ के भारी प्रभुत्व से कैसे निपटा जाए। बिल्कुल सही, जब लियू जियांगताओ ने पिछली बार सासाकी को चुनौती दी थी तो उन्होंने सिर्फ सासाकी और जिउ-जित्सु क्लब का जिक्र किया था। उन्होंने बाकी मार्शल आर्ट स्कूलों का जिक्र ही नहीं किया था। लेकिन इस बार लियू जियांगताओ ने न केवल स्पष्ट रूप से कहा कि अगला मैच कराटे क्लब के कावामोटो के खिलाफ होगा, बल्कि उन्होंने शेष 5 मार्शल आर्ट स्कूलों के नाम भी एक-एक करके बताए। प्रति माह एक मार्शल आर्ट स्कूल भेजना स्पष्ट रूप से उन मार्शल आर्ट स्कूलों के लिए एक उकसावा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वे सभी लियू जियांगताओ की जिउ-जित्सु क्लब के खिलाफ आमने सामने की चुनौती देख चुके थे। पहाड़ से उतरते बाघ जैसे दिखने वाले लियू जियांगताओ के सामने न तो कराटे क्लब, न ही ताइक्वांडो क्लब और न ही किसी अन्य मार्शल आर्ट स्कूल में अकेले उससे लड़ने का आत्मविश्वास था। इसलिए जैसे जैसे प्रतियोगिता की तारीख नजदीक आती गई, 6 मार्शल आर्ट स्कूलों के मालिक, जिन्हें लियू जियांगताओ ने विशेष रूप से नामित किया था, गुप्त रूप से एक साथ इकट्ठा हुए और चर्चा की कि लियू जियांगताओ से कैसे निपटा जाए। दरअसल लियू जियांगताओ से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कुछ हताश अपराधियों को ढूंढा जाए और उन्हें दूर से गोली मार दी जाए। हालांकि चाहे ये सिस्टम के हस्तक्षेप के कारण था या क्योंकि वह केवल ब्लैक आयरन स्तर के स्कवेंजिंग ऑर्डर का उपयोग कर रहा था जो केवल अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थितियों को ही संभाल सकता था, इनमें से किसी ने भी लियू जियांगताओ पर हमला करने के लिए आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने का सुझाव नहीं दिया। आग्नेयास्त्रों का उपयोग किए बिना लियू जियांगताओ से निपटने के केवल कुछ ही तरीके हैं। लियू जियांगताओ को मारने के लिए एक कुशल लड़ाकू खोजें। लियू जियांगताओ को परास्त करने के लिए केवल संख्या का उपयोग करें। अब जब कुछ ही दिन बचे हैं तो ऐसा कोई गुरु ढूंढना नामुमकिन है जो लियू जियांगताओ को परास्त कर सके। अब एक ही रास्ता है कि लियू जियांगताओ को सिर्फ अपनी संख्या बल से परास्त किया जाए। अंतिम निर्णय ये हुआ कि शेष 6 मार्शल आर्ट स्कूलों को अस्थायी रूप से एक में मिला दिया जाएगा, जिसका नाम बदलकर हांगकांग आइलैंड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन कर दिया जाएगा और एसोसिएशन का पता अस्थायी रूप से कराटे डोजो में रखा जाएगा। दरअसल 6 मार्शल आर्ट स्कूलों के सभी कर्मचारी कराटे डोजो में एकत्रित होंगे। 2 दिन बाद मिंग पाओ ने एक बहुत ही साधारण बयान प्रकाशित किया। इसमें 6 प्रमुख मार्शल आर्ट स्कूलों और 11 छोटे मार्शल आर्ट स्कूलों, जिनमें कराटे क्लब, ताइक्वांडो क्लब, तानसूडो क्लब, एकिडो क्लब और सूमो क्लब शामिल थे, के 766 लोगों की एक संयुक्त चुनौती शामिल थी, जिसमें लियू जियांगताओ को जिंदगी मौत के मुकाबले की चुनौती दी गई थी। ये बयान देखकर लियू जियांगताओ हतप्रभ रह गए। अरे यार, दर्जनों लोगों से लड़ना तो पहले ही बहुत थका देने वाला है।
तुम लोग 700 से ज्यादा लोगों को क्यों ला रहे हो? क्या आप मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि यह फिल्मी दुनिया है, ये लोग जीते जागते जीव हैं, कोई खेल का डेटा नहीं। डेथमैच कोई फिल्मी शूटिंग नहीं है, ये लोग लियू जियांगताओ से पिटने के लिए एक एक करके तो नहीं चढ़ेंगे। 700 से ज्यादा लोग, अगर वे लियू जियांगताओ को घेर कर उसे भींचने के अलावा कुछ न करें तो भी वे उसे कुचलकर मार सकते हैं। इसी तरह हांगकांग का पूरा मार्शल आर्ट समुदाय इस संदेश को देखकर पागल हो गया। अरे बाप रे, क्या ये किसी प्रकार का मजाक है? 700 से अधिक लोगों ने एक व्यक्ति को जीवन मरण के द्वंद्व के लिए चुनौती दी, और इस समूह में बयान जारी करने की हिम्मत भी है। ये तो अविश्वसनीय है। हालांकि हांगकांग द्वीप के अधिकांश निवासियों के लिए ये पहले से ही सब कुछ स्पष्ट करता है। इन मार्शल आर्ट स्कूलों के लोग डरे हुए हैं। हांगकांग द्वीप पुलिस स्टेशन के बड़े सम्मेलन कक्ष में पेई वेइटे ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग, यह एक अवसर है हमारे लिए उन अवज्ञाकारी मार्शल आर्ट स्कूलों को एक ही झटके में मिटा देने का मौका। जब तक लियू जियांगताओ उन सभी को हरा सकता है, हमारा मौका आएगा। लेकिन ये तो 17 मार्शल आर्ट स्कूल हैं, 700 से ज्यादा लोग। क्या लियू जियांगताओ जीत सकता है? एक पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रश्नवाचक लहजे में पूछा। यही इस बैठक का कारण है। निर्णायक लड़ाई में अभी 3 दिन बाकी है। इन 3 दिनों में हमें उन 700 लोगों में से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करना होगा, भले ही यह सिर्फ 3 या 4 दिनों के लिए ही क्यों न हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लियू जियांगताओ की जीत हो। ये कहने के बाद पेई वेई मुड़ा और सम्मेलन कक्ष से बाहर चला गया। उसी समय ली और शाओलिन मंदिर के मठाधीश को यह भी पता चला कि लियू जियांगताओ 17 मार्शल आर्ट स्कूलों के 700 से अधिक लोगों के खिलाफ मौत का मुकाबला लड़ेंगे। इस अजीबोगरीब जानकारी को देखकर शांत मठाधीश भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यह आदमी बिल्कुल पागल है। एक साथ 700 से ज्यादा लोगों से भिड़ना, क्या वो मौत को दावत दे रहा है या बस मुसीबत मोल ले रहा है? यदि आप 700 से अधिक स्वरों को भी पीटे जो प्रतिरोध नहीं करते, तो भी यह एक व्यक्ति को मार डालने के लिए पर्याप्त होगा। अमिताभ बुद्ध, ये दुनिया बहुत पागल है। प्रशिक्षण मैदान के पास ली ने अपने सामने रखे रेत के बोरे पर व्यग्रता से मुक्का मारा। जो जानकारी मैंने अभी देखी थी वह अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। 17 मार्शल आर्ट स्कूलों ने मिलकर जीवन मरण का अखाड़ा स्थापित किया है। मैं आपसे पूछता हूँ, लियू जियांगताओ, क्या आप लड़ने की हिम्मत रखते हैं? 17 मार्शल आर्ट स्कूल, 700 से ज्यादा लोग। ये बच्चा तो पागल है। क्या हमें वहां जाकर मदद करनी चाहिए? यह विचार ली के दिमाग में कौंधा और उसने रेत की बोरी को मुक्का मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर मुड़कर मठाधीश के ध्यान कक्ष की ओर चल दिया। लियू जियांगताओ बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं से अनजान था और उसकी परवाह भी नहीं करता था। उसने बस कराटे डोजो का नक्शा पाने के लिए पहले से पैसे खर्च कर दिए और फिर चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ नक्शे को देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह कराटे क्लब इतना अनोखा होगा। दूसरे डोजो बहुत विशाल होते हैं, लेकिन कावामोटो ने अपने कराटे डोजो को एक भूल भुलैया जैसा बना दिया है, जहां हर जगह दीवारें हैं और वे सभी ठोस दीवारें हैं। वह निश्चित रूप से इस बात से अनभिज्ञ था कि इस भूल भुलैया वाले डोजो के निर्माण में कावामोटो का मुख्य उद्देश्य स्वयं को और अपने अधीनस्थों को सीमित वातावरण में दुश्मनों से लड़ने की क्षमता में प्रशिक्षित करना था। हालांकि इस भूल भुलैया जैसी इमारत को देखकर लियू जियांगताओ को मन ही मन खुशी महसूस हुई। इस चीज के साथ उसे बहुत कम लोगों का सीधे सामना करना पड़ता है और उसे चारों ओर से होने वाले हमलों से लगातार सावधान रहने की आवश्यकता नहीं होती है। बेशक लियू जियांगताओ ये देख सकते थे और अन्य लोग भी मूर्ख नहीं थे। जैसे ही लियू जियांगताओ ने 17 मार्शल आर्ट स्कूलों के लोगों से निपटने के लिए इस भूल भुलैया का उपयोग करने का दृढ़ निश्चय किया, कराटे क्लब के कावामोटो ने पहले ही भूल भुलैया को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। उस शाम एक दिन की साधना के बाद लियू जियांगताओ अंततः शांत हो गया। बाथटब में शांति से बैठे हुए सुखदायक पानी का अनुभव करें। व्यक्तिगत विशेषताएं देखें। डिंग डिंग। होस्ट की जानकारी इस प्रकार है। नाम, लियू जियांगताओ। मेजबान, लिंग पुरुष। आयु 25/72। कुल जीवन काल 72 वर्ष। 25 वर्ष पहले ही उपयोग किए जा चुके हैं। सोने के सिक्के 127, 300। आक्रमण शक्ति 40-10। प्रभाव का प्रतिरोध 35-10। धीरज 25-10। छिपी विशेषताएं, करिश्मा 9-10। अप्रयुक्त, आयरन ग्रेड स्कवेंजिंग टोकन तारांकन 2, कांस्य ग्रेड स्कवेंजिंग टोकन तारांकन 5, आयरन ग्रेड ट्रैवल टोकन तारांकन 1, लेनदेन टोकन। विशेष योग्यताएं, ओरेकल बोन स्क्रिप्ट में बुनियादी दक्षता, थेरवाद, बौद्ध धर्म विशेषज्ञ, अंग्रेजी विशेषज्ञ, थाइक विशेषज्ञ, मैथाइक विशेषज्ञ और अस्थि विस्थापन तकनीक शुरुआती। संपत्ति, धूप बन और बलि तिपाई, सफेद जेड ड्रैगन, यू द ग्रेट की तलवार 21 रत्न। पूर्ण कार्य 1, एक यादृच्छिक लेनदेन को भुनाने के लिए 5 कार्य पूर्ण करें। कार्य प्रगति पर 1 विशेषाधिकार, आइटम रिसाइकलिंग, सिस्टम क्षमता सक्रिय करें, मूल आइटम रिसाइकलिंग 10 मीटर की त्रिज्या। नोट, ब्लैक आयरन लेवल स्कवेंजिंग ऑर्डर के उपयोग के कारण आइटम रिसाइकलिंग त्रिज्या को अस्थायी रूप से 100 मीटर तक बढ़ा दिया गया है। अध्याय 48, निराश कावामोटो। जीवन मरण के द्वंद्व का समय, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो गए थे, तेजी से निकट आ रहा था। पिछली बार लियू जियांगताओ और सासाकी के बीच जीवन या मृत्यु का द्वंद्व लड़ा गया था, लेकिन इस बार जीवन या मृत्यु का द्वंद्व सभी के ध्यान का केंद्र है। चाहे वह हांगकांग पुलिस बल हो या हान की सेना, चाहे वह अन्य मार्शल आर्ट स्कूल के सदस्य हो या शाओलिन भिक्षु हो, वे सभी कराटे क्लब के मार्शल आर्ट हॉल के चारों ओर समय से एक कदम पहले पहुंच गए थे, जीवन या मृत्यु के क्षेत्र के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैच से आधे घंटे पहले कावामोटो का कराटे क्लब पहले से ही एक बड़ी भीड़ से घिरा हुआ था, जिसमें न केवल विदेशी बल्कि हांगकांग द्वीप के कई स्थानीय लोग भी शामिल थे। जहां तक पत्रकारों का सवाल है, जो कभी अनुपस्थित नहीं रहते, वे तुरंत ही कराटे क्लब के आयोजन स्थल की तस्वीरें लेने के लिए लाभकारी स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कई पत्रकारों को अभी भी याद है कि जब कावामोटो ने कराटे क्लब की स्थापना की और मुख्य द्वार पर एक भूल भुलैया स्थापित की, तो उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की, भूल भुलैया कराटे क्लब की नींव है। कराटे क्लब भले ही गायब हो जाए, भूल भुलैया को तोड़ा नहीं जा सकता। कराटे क्लब अभी भी वहां है, लेकिन भूल भुलैया पूरी तरह से गायब हो गई है। इतना ही नहीं, इमारतें भी ध्वस्त हो चुकी हैं। कहा जा सकता है कि कराटे डोजो, जहां कभी मंडप और मीनारें हुआ करती थी, अब बस एक खाली जगह बनकर रह गया है। यदि एकमात्र बचे हुए गेट पर कराटे क्लब का साइन बोर्ड न लगा होता, तो कई लोगों को लगता कि लियू जियांगताओ ने कराटे क्लब को फिर से ध्वस्त कर दिया है।
आधे घंटे बाद जब लियू जियांगताओ कराटे क्लब में दिखाई दिए तो वह पूरी तरह से दंग रह गए। हे भगवान, ये खाली जगह कैसे बन गई? यदि कोई भूल भुलैया होती जिस पर वह भरोसा कर सकता तो वह 13 मार्शल आर्ट स्कूलों के 700 से अधिक लोगों को हरा सकता था, लेकिन अब जब यह एक खाली मैदान है तो वह कैसे खेल सकता है? 700 से ज्यादा लोग, अगर वे उसे कुचल भी दें तो उसे मार भी सकते हैं। उस क्षण लियू जियांगताओ को पीछे मुड़कर भाग जाने की इच्छा हुई। जीवन की तुलना में विजय और प्रसिद्धि कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये तो सिर्फ एंटर द ड्रैगन की फिल्मी दुनिया है, इसका उससे क्या लेना देना है? सबसे बुरी स्थिति में यह आदमी छिपने के लिए कोई स्थान ढूंढ सकता है और फिर मुख्य कहानी के आधिकारिक रूप से शुरू होने पर द्वीप पर आ सकता है। वैसे भी हान को पहले ही मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का निमंत्रण मिल चुका था, इसलिए वह जीतने को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। जैसे ही लियू जियांगताओ हिचकिचाए, अचानक एक आवाज गूंजी, लियू इधर आओ। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि मेलिंग पुलिस अधिकारियों के एक समूह के बीच खड़ा था और लियू जियांगताओ की ओर हाथ हिला रहा था। उसकी चीख सुनकर आसपास के सभी लोग लियू जियांगताओ की ओर देखने लगे। सबकी चौकस निगाहों के नीचे लियू जियांगताओ ने अपनी नाक रगड़ी। अरे, लगता है अब मैं सचमुच नहीं छिप सकता। मेलिंग और पुलिस अधिकारियों के समूह के पास पहुंचने पर लियू जियांगताओ को एहसास हुआ कि कराटे क्लब के आसपास के लोग वास्तव में कई छोटे समूहों में विभाजित हो गए थे। हांगकांग द्वीप से कुल 200 पुलिस अधिकारी पहुंचे और सबसे दक्षिणी स्थान पर कब्जा कर लिया। 100 से अधिक शाओलिन भिक्षु और शिष्य वहां पहुंचे और सबसे पूर्वी स्थान पर कब्जा कर लिया। लगभग 300 विदेशी लोग आए और उन्होंने सबसे पश्चिमी स्थान पर कब्जा कर लिया। हांगकांग द्वीप मार्शल आर्ट समुदाय के 200 से अधिक लोग आए और सबसे उत्तरी स्थान पर कब्जा कर लिया। जहां तक सबसे बड़े समूह हांगकांग द्वीपवासियों का प्रश्न है, वहां लगभग 2000 लोग थे, जिन्होंने चारों समूहों को पूरी तरह से घेर रखा था। जहां तक 13 मार्शल आर्ट स्कूलों के गठबंधन की बात है, जिन्होंने लियू जियांगताओ को जीवन मरण के द्वंद्व के लिए चुनौती दी थी, वहां केवल 13 अकेले लोग ही मैदान के बिल्कुल बीच में खड़े थे। यद्यपि वहां 13 लोग थे, फिर भी वे अपने आसपास के अन्य लोगों की तुलना में कमजोर और संख्या में कम लग रहे थे। अरे बाप रे, क्या वहां 700 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए थे? ये 13 कैसे हो गया? मानो लियू जियांगताओ के संदेह को भांपते हुए पेई वेई लियू जियांगताओ के पास गए और फुसफुसाए, लियू, दोस्तों के तौर पर हम बस इतना ही कर सकते हैं। खैर, शाओलिन मंदिर के लोगों ने भी इसमें भाग लिया। हाँ, क्या करना है? हम किसमें भाग लेने जा रहे हैं? हालांकि लियू जियांगताओ फिर भी शाओलिन मंदिर की ओर चले गए और बौद्ध अभिवादन में मठाधीश को प्रणाम किया। अमिताभ बुद्ध, मठाधीश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी आएंगे। अमिताभ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शाओलिन मंदिर छोड़ने के बाद लेमन लियू इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हासिल कर लेंगे। हमारे शाओलिन मंदिर को भी लेमन लियू की प्रसिद्धि से लाभ उठाना चाहिए। हाँ, इससे लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुंदर लड़का भागने के लिए तैयार है, ठीक है। इस समय लियू जियांगताओ के पास गया और फुसफुसाया, दरअसल हम 3 दिन पहले यहाँ पहुंचे थे। पेई वेई के निमंत्रण पर मठाधीश ने व्यक्तिगत रूप से 120 मार्शल भिक्षुओं और हम में से 30 ऐसे आम शिष्यों को, जिन्होंने मार्शल आर्ट में कुछ हद तक महारत हासिल कर ली है, हांगकांग पुलिस के साथ एक संयुक्त गिरोह विरोधी अभियान चलाने के लिए नेतृत्व किया। 3 दिनों में हमने लक्षित तरीके से 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बोलते हुए ली ने अखाड़े के बीचों बीच 13 अकेले मार्शल आर्ट स्कूल मालिकों की ओर फिर से देखा और कहा, यदि उन्होंने तुम्हें जीवन मरण के द्वंद्व के लिए चुनौती नहीं दी होती तो शायद अब तक तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया होता। अरे, ये लोग बिल्कुल पागल हैं। हालांकि मुझे ये सचमुच पसंद है। ये सिर्फ अधिक लोगों की बात है। मुझे शाओलिन मंदिर और हांगकांग पुलिस बल का समर्थन प्राप्त है। इस बिंदु पर लियू जियांगताओ को पता नहीं था कि क्या कहना है। इस समय ली ने लियू जियांगताओ को फिर से एक तरफ खींच लिया और कहा, लियू, पहले मुक्केबाजी पर दांव लगाने की संभावनाएं 1 से 100 थी, है ना? अब वे 1.5 से 1 कैसे हो गई, जबकि अधिकतम 5 से 1 है। हमने इस बार 200 मिलियन हांगकांग डॉलर का दांव लगाया था। उम्मीद थी कि हम अच्छा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन अब ये थोड़ा जोखिम भरा लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि अंत में हम कितना जीतेंगे। हाँ, लियू जियांगताओ पूरी तरह से अचंभित रह गया। उन्होंने 200 मिलियन हांगकांग डॉलर का दांव लगाया। इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वह आदमी मिल ही गया जिसने पुलिस लाइन के बीचों बीच जुए का अड्डा बना रखा था। वह आदमी पसीने से तरबतर होकर अपने आसपास खड़े पुलिस वालों को घूर रहा था। इस मुक्केबाजी मैच के नियमों को देखकर लियू जियांगताओ लगभग हंस पड़े। अतीत में मुक्केबाजी में इस बात पर दांव लगाया जाता था कि कौन जीतेगा, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। 13 मार्शल आर्ट स्कूल गठबंधन जीत 1 से 10 की बाधाएं। लियू जियांगताओ जीतता है 1 से 1.5 की बाधाएं। लियू जियांगताओ ने आधे घंटे के भीतर जीत हासिल की 1 से 1.8 की बाधाएं। लियू जियांगताओ 15 मिनट के भीतर जीतता है 1 से 2 की बाधाएं। लियू जियांगताओ 10 मिनट के भीतर जीतता है 1 से 3 की बाधाएं। लियू जियांगताओ 5 मिनट के भीतर जीतता है 1 से 5 की संभावना। अरे, क्या तुम सचमुच मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो? लियू जियांगताओ को देखते हुए, जो खुश भी थे और परेशान भी, ली ने सहजता से टिप्पणी की, जिस व्यक्ति ने सट्टेबाजी की संभावनाएं तय की थी, वह मूल रूप से आपकी संभावनाओं को 1.1 पर समायोजित करना चाहता था और फिर अगले कुछ की पेशकश नहीं करना चाहता था। लेकिन पेई वेट ऐसा नहीं चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि पेई वेट ने 1 करोड़ की शर्त लगाई थी कि आप 5 मिनट के भीतर जीत सकते हैं। माथा। ये सुनकर लियू जियांगताओ ने पेई वेट की ओर देखा, जिसने भी लियू जियांगताओ की ओर देखा और धीरे से 5 उंगलियां बढ़ा दी। ठीक है, 5 मिनट और आप उस पर मान कर रहे हैं। अपने माथे से बेवजह ठंडा पसीना पोंछते हुए लियू जियांगताओ ने ली की ओर देखा। आपने किस पर दांव लगाया? 200 मिलियन 5 मिनट के भीतर जीते। माथा। बकवास, तुम सब लोग निर्दयी हो। 13 लोग 5 मिनट में हो गया। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये 13 लोग कोई साधारण लोग नहीं है। वे 13 मार्शल आर्ट स्कूलों के मालिक हैं। विशेषकर कावामोटो और उनके 6 साथी, जो 6 प्रमुख मार्शल आर्ट स्कूलों के प्रमुख हैं, उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। ये सुनकर कि केवल 13 लोग ही बचे हैं, लियू जियांगताओ ने तो ये भी सोचा कि क्या आमने सामने का द्वंद्व युद्ध किया जाए। वैसे भी हमारे पक्ष में और भी लोग हैं, इसलिए वे 13 लोग सहमत हो सकते हैं। लेकिन अब लगता है कि उसका यह विचार बिल्कुल भी संभव नहीं है। हालांकि वह आमने सामने की लड़ाई में जीत सकता है, लेकिन इसमें 5 मिनट से ज्यादा समय जरूर लगेगा। तब शाओलिन के 2 करोड़ और पेई वेटे के 30 करोड़ बर्बाद हो जाएंगे।
अगर वे उसे मारने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू कर दें तो क्या होगा? इसके बारे में सोचना भी भयानक है। इसे भूल जाओ, ये 13 के विरुद्ध केवल एक है ना? मैं पूरी ताकत से जा रहा हूँ। कराटे क्लब की ओर मुड़ते हुए जैसे ही लियू जियांगताओ बड़े दरवाजे से गुजरा, वह लापरवाही से उस जर्जर दरवाजे से टकरा गया। टकराना, तभी सभी को आश्चर्य हुआ जब पहले से ही अस्थिर दरवाजा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बूम, ये बहुत बेहतर लग रहा है। जैसे ही वह बोल रहा था, लियू जियांगताओ कावामोटो और अन्य लोगों के विपरीत दिशा में चले गए और धीरे से कहा, मैंने अनुमान लगाया था कि आप भूल भुलैया को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने निर्णायक होंगे। आपने वास्तव में सभी घरों को ध्वस्त कर दिया। लियू जियांगताओ के शब्दों ने कावामोटो के पहले से भड़के गुस्से को और भड़का दिया, जिससे वह दहाड़ने को मजबूर हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि हमने घर गिराए? तुमने ही उन्हें गिराया, ठीक है। ये सही है, वे पुलिस वाले थे, वे सभी लुटेरे हैं, वे सभी गुंडे हैं। क्या इसे पुलिस ने ध्वस्त कर दिया? इतना चिड़चिड़ा। इससे पहले कि लियू जियांगताओ कुछ बोल पाते, पेई वेईते बोल पड़े। हम डाकू कैसे हो सकते हैं? हम सभी दयालु लोग हैं जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। बोलते हुए पेई वेई गिरे हुए गेट के पास गया, लगभग कुचले हुए साइन बोर्ड पर लात मारी और फिर बोला, मैंने तुम्हें घर तोड़ते देखा था और मुझे पता था कि तुम एक बड़ा खुला युद्ध क्षेत्र बनाने की योजना बना रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा और युद्ध शक्ति को बचाए रखने के लिए हम भले लोगों ने अनिच्छा से इसे तोड़ने में तुम्हारी मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ऐसी गलतफहमी होगी। उफ, इस दुनिया में एक अच्छा इंसान होना मुश्किल है। कश, कई लोगों ने तुरंत इसकी आलोचना की। ये बहुत मजेदार है। आप, कावामोटो गुस्से से लगभग पागल हो गया था। इस समय कावामोटो के बगल में खड़ा एक लंबा चौड़ा मोटा आदमी, जिसका वजन कम से कम 250 पाउंड लग रहा था, सूमो क्लब के अध्यक्ष ओइनो की ओर से धीमी आवाज में बोला, ठीक है, अगर आप दयालुता से हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने हमारे लोगों को गिरफ्तार क्यों किया? ये सही है। कावामोटो ने वहीं से बात जारी रखी जहां बड़े कुत्ते ने बात छोड़ी थी। 700 से ज्यादा लोग, आपने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। क्या उन सब ने कानून तोड़ा था? क्रोधित कावामोटो को देखकर पेई वेईते ने अपने माथे पर थपकी दी, मानो तभी उसे इस बात का एहसास हुआ हो, और कहा, अरे यार देखो तो, ये कैसी गड़बड़ हो गई। ये जानते हुए कि इस व्यक्ति के साथ तुम्हारा जीवन मरण का द्वंद्व होने वाला था, और ये डरते हुए कि कुछ लोग तुम्हारे लोगों को पहले ही घायल कर सकते हैं, हमने दया करके कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनके तुम्हारे प्रति बुरे इरादे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम तुम्हारे लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए हमें सचमुच अफसोस है। माथा, यह इतना झूठ है कि भूत भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन पेई वेईते ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इससे पहले कि कावामोटो भड़क पाता, उसके पीछे खड़े ताइक्वांडो क्लब के अध्यक्ष ने उसे पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, चूंकि आप जानते हैं कि आपने गलत लोगों को गिरफ्तार किया है, तो हमारे सभी लोगों को रिहा कर दीजिए। उन्हें रिहा करो। वह कैसे संभव है? जब सभी को लगा कि पेई वेईटिंग सहमत नहीं होंगे, तो अप्रत्याशित रूप से पेई वेईटिंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चूंकि आपने अनुरोध कर दिया है, मैं आपके सभी आदमियों को रिहा कर दूंगा। अध्याय 49 एक बनाम 13। हाँ, उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया। हर कोई अविश्वास से पेई वेईते को देख रहा था। विशेषकर कावामोटो जैसे कंपनी अध्यक्षों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आपको समझना होगा कि पेई वेईते हांगकांग द्वीप से नहीं है, वह एक सच्चे विदेशी है। अमेरिका चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह पेई वेईते पर आसानी से हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। सबसे पहले, पेई वेईते एक विदेशी है। दूसरे, पेई वाई तक न केवल हांगकांग पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि उनके पीछे के देश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि पेई वेईते जैसे असाधारण दर्जे के व्यक्ति ने भी सबके सामने 700 से अधिक लोगों को रिहा करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। कावामोटो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, हाँ, मिस्टर पेई, आप हमारे दोस्त हैं। इस जिंदगी मौत के द्वंद्व के बाद मैं किसी से आपको देने के लिए 10 लाख हांगकांग डॉलर तैयार करवाऊंगा, मेरे दोस्त। हाँ, दोस्त, 1 मिलियन हांगकांग डॉलर। पेई वेई को नहीं पता था कि दूसरे क्या सोचेंगे, लेकिन उसने मन ही मन कावामोटो को कोसा। धिक्कार है, बेवकूफ, तेरी हिम्मत इतनी है कि तू 10 लाख निकाल ले जाए। क्या आपको नहीं पता कि हमारी जांच प्रक्रिया कितनी सख्त है? यह 1 मिलियन हांगकांग डॉलर भले ही ज्यादा न हो, लेकिन यह मेरे लिए कानून तोड़ने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा भले ही मुझे पैसे से प्यार हो, लेकिन लियू जियांगताओ का अनुसरण करने की स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं है। सारा पैसा ईमानदारी से कमाया गया था। हालांकि यह कहना बुरा लग सकता है कि मैंने बॉक्सिंग पर जुआ खेला था, लेकिन यह गैरकानूनी नहीं था। पिछली बार मैंने आसानी से 3 करोड़ कमाए थे और इस बार मेरा लक्ष्य 10 करोड़ से ज्यादा है। यदि लियू जियांगताओ आप सभी को 5 मिनट में संभाल सकता है, तो मेरे 30 मिलियन 150 मिलियन हो जाएंगे। मेरे पास पहले से ही 150 मिलियन है, मुझे आपके 1 मिलियन की क्या जरूरत है? इन विचारों के बावजूद पेई वेईते ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास कम लोग हैं। हालांकि हमने आपके लोगों की रक्षा करने की पूरी कोशिश की है, फिर भी आपके कई लोग घायल हो गए हैं और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हाँ, पेई वेईते के शब्द सुनकर कावामोटो का पहले से उज्जवल और खुशनुमा चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। कई लोग घायल हो गए। घास, लाओ तजू के आदमियों को किसने घायल किया? आपके अलावा और कौन है जो हमारे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर सके? यद्यपि वह क्रोधित था, लेकिन कावामोटो आखिरकार कुत्ते की खाल के प्लास्टर के देश से था और वह इसे सहन करने में काफी अच्छा था। कावामोटो ने गहरी सांस ली और एक एक शब्द कहा, ऐसी स्थिति में हम उन सभी को छोड़ दें जो हिल डुल सकते हैं। कावामोटो बेवकूफ नहीं है। हमारे 13 मार्शल आर्ट स्कूलों में कुल मिलाकर 700 से ज्यादा सदस्य हैं, जबकि तुम्हारे पास तो मुट्ठी भर पुलिस अधिकारी हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप लोग 700 से अधिक लोगों को अपन बना सकते हैं। जब तक हम अपनी कमान में 500 नहीं बल्कि 300 आदमी भेज सकते हैं, हम लियू जियांगताओ को मार सकते हैं। आप मानव जीवन का ढेर लगाकर उसे मार सकते हैं। हालांकि अगले ही पल कावामोटो लगभग एक उग्र भेड़िए में बदल गया, क्योंकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पेई वेईटिंग ने बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से अपना हाथ लहराया और फिर पुलिस की भीड़ अलग हो गई और फिर एक व्यक्ति जिसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था और जिसके शरीर में मूल रूप से कोई अच्छी हड्डियां नहीं थी, उसे घसीटकर बाहर लाया गया और फिर भी भीड़ के सामने रखा गया। इस अपरिचित व्यक्ति को देखकर कावामोटो ने अविश्वास से पूछा, वह कौन है? क्या वह हमारा है? पेई वेईते ने अपना गला साफ किया और कहा,
वह अकेला है जो अभी भी चल फिर सकता है। उसने बताया कि उसका नाम कावामोटो जीरो है। क्या जीरो कावामोटो? कावामोटो तुरंत क्रोधित हो गए। लानत है, तुमने मेरे भाई को इस तरह पीटा। पेई, तुम हमारा महान कुत्ता त्वचा प्लास्टर देश निश्चित रूप से तुम्हें धन्यवाद देगा। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है राष्ट्रपति कावामोटो तारो। आपको जल्दी करना चाहिए और जीवन मरण का द्वंद्व लड़ना चाहिए। ऐसा कहने के बाद पेई वेई ने अपना हाथ लहराया और कई पुलिस अधीक्षक तुरंत कावामोटो जीरो को ले गए। भीड़ के बीच में लियू जियांगताओ का चेहरा थोड़ा सा तमतमा गया। धिक्कार है, ये पेई वेई बहुत निर्दयी है। हालांकि वह तब तक खुश रहेगा जब तक वह उस कुत्ते जैसे देश के इन कुत्तों को मार सकता है। जैसे ही लियू जियांगताओ 13 मार्शल आर्ट स्कूल के निदेशकों के पास पहुंचे, उन्होंने धीरे से कहा, चलो हम सब मिलकर हमला करें, मैं जल्दी में हूँ। जल्दी में है जामर। सूमो क्लब के कप्तान ओवेन अचानक 2 कदम आगे बढ़े और जोर से चिल्लाए, तुम छोटे बदमाश जो केवल योजना और षड्यंत्र करना जानता है, मैं तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा। दहाड़ते हुए बड़ा कुत्ता अचानक लियू जियांगताओ पर झपटा। जब वह लियू जियांगताओ से 2 मीटर दूर था तो बड़ा कुत्ता उछल पड़ा और उसके मोटे शरीर ने लियू जियांगताओ को जोर से दबा दिया। बड़े कुत्ते को अपनी ओर दौड़ता देख लियू जियांगताओ ने न तो चकमा दिया और न ही उससे बचने की कोशिश की। उसने अपनी कमर घुमाई और उस कुत्ते को, जो उस पर झपट रहा था, एक जोरदार दाहिना कोड़ा मारा। लियू जियांगताओ की हरकतें देखकर बिग डॉग खुद को रोक नहीं सका और ठंडी आवाज में बोला, अपने छोटे कद के साथ तुम मुझसे सीधे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये तो वस्तुतः आत्महत्या है। सूमो क्लब के अध्यक्ष के रूप में ओवेन कभी भी आमने सामने की लड़ाई से नहीं डरते। जहां तक आसपास के लोगों की बात है, वे लियू जियांगताओ की हरकतें देखकर दंग रह गए। विशेषकर पेई वेई, जिसने अविश्वास से ये दृश्य देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने लियू जियांगताओ पर 30 मिलियन हांगकांग डॉलर का दांव लगाया। यदि वह हार गया तो वह दिवालिया हो जाएगा। उनकी समझ के अनुसार सूमो क्लब के अध्यक्ष ओवेन से निपटना सबसे आसान था। हालांकि सूमो क्लब के अध्यक्ष लंबे और बलवान थे, उनकी मोटी चर्बी ने उनकी आक्रमण और रक्षा क्षमताओं को असाधारण बना दिया था, लेकिन उसी अनुपात में उनकी गति सबसे धीमी थी। यदि हम शेष सभी 12 क्यूरेटरों को मार गिराने में सफल हो जाएं, तो बिग डॉग से निपटना ज्यादा कठिन नहीं होगा। पेई वेई ने लियू जियांगताओ के लिए बिग डॉग से निपटने के अनगिनत तरीके सोचे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लियू जियांगताओ वास्तव में बिग डॉग का सामना करेगा। पेई वेई 30 मिलियन के कारण लियू जियांगताओ की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, लेकिन उनके आसपास के हांगकांग द्वीप के लोग उनकी पहचान के कारण लियू जियांगताओ की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। हांगकांग द्वीप के कई निवासियों ने तो अपनी मुठ्ठियां भींचकर और उन्हें छाती से लगाकर लियू जियांगताओ के लिए प्रार्थना की। दूसरों की चिंताओं की तुलना में पश्चिम की ओर खड़े विदेशी लोग बेहद उत्साहित थे। हालांकि मैंने सुना है कि लियू जियांगताओ लड़ाई में बहुत अच्छा है। पिछली बार उसने सासाकी के जुजित्सु क्लब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और हालांकि सासाकी भी बहुत प्रसिद्ध है, वह इनका कोई मुकाबला नहीं है। विशेष रूप से बहुत से लोग जानते हैं कि एक बड़ा कुत्ता 1 दर्जन सासाकी को मार गिरा सकता है। उसे कुचल दो। मुझे नहीं पता कि किस विदेशी ने पहले ये चिल्लाया, लेकिन फिर एक साथ चिल्लाने की आवाज आई, उसे कुचल दो, उसे कुचल दो, उनके दिमाग को तोड़ दो। इसी तरह बड़े कुत्ते के पीछे खड़े 12 मार्शल आर्ट स्कूल के मास्टरों ने महसूस किया कि जैसे ही उन्होंने लियू जियांगताओ को बिना चकमा दिए या टाले सीधे बड़े कुत्ते पर हमला करते देखा, उनकी तनावग्रस्त नसें शांत हो गईं। यहां तक कि कावामोटो तारो, जो लगभग क्रोध से ग्रस्त था, भी राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। हांगकांग में बिताए अपने सभी वर्षों में उसने कभी किसी को सीधे तौर पर उस बड़े कुत्ते की छलांग का मुकाबला करते नहीं देखा था। यहां तक कि वह स्वयं भी ऐसा नहीं कर सका। दूसरों को अपने मानकों से आंकते हुए वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन अगले ही पल लियू जियांगताओ और बड़े कुत्ते की आमने सामने टक्कर हो गई। बड़े कुत्ते की बाहें 2 दरवाजों की तरह लियू जियांगताओ की ओर जोर से टकराईं, लेकिन लियू जियांगताओ का दाहिना पैर पहले सासाकी के गाल पर लगा। थप्पड़। एक तेज दबी हुई आवाज गूंजी और अगले ही पल वह बड़ा कुत्ता, जो हवा में था, जमीन पर गिर पड़ा। उसका विशाल सिर उसके कंधे से लटक रहा था। टकराना। अगले ही पल बड़े कुत्ते का शरीर भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा और गतिहीन हो गया। लियू जियांगताओ ने धीरे से अपना दाहिना पैर वापस खींच लिया, जमीन पर पड़े बड़े कुत्ते की तरफ देखे बिना, और ठंडे स्वर में कहा, मैं ये बात तीसरी बार नहीं कहना चाहता। एक साथ आओ, मुझे जल्दी है। हाँ। एकिडो क्लब के अध्यक्ष ईबे सावधानी से उस बड़े कुत्ते के पास गए, हाथ बढ़ाकर उसकी कैरोटिड धमनी को छुआ। 2 सेकंड बाद ईबे लड़खड़ाते हुए पीछे हटे, कावामोटो को डर से देखते हुए, और बोले, बड़ा कुत्ता, वह मर गया। फुफकार। लगभग सभी लोग सदमे में आ गए। एक 250 पाउंड का मोटा आदमी, एक सूमो क्लब का अध्यक्ष, एक बड़ा कुत्ता जिसने हांगकांग मार्शल आर्ट की दुनिया में कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं हारी थी, वास्तव में एक ही लात से मारा गया। ये कैसे संभव है? जैसे ही ये शब्द कुएं से गिरे, हांगकांग द्वीप के कई निवासी तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए और उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुमने वह देखा? किसी ने तुम्हारा बदला ले लिया है। पिताजी, माताजी, हमारे परिवार का दुश्मन मारा गया। हा। अच्छा छुटकारा। कुछ हद तक अराजक भीड़ को देखकर कावामोटो को ने लगभग अपने दांतों को पीसकर पाउडर बना लिया। एक साथ उस पर हमला करो और उसे मार डालो। कावामोटो के शब्दों का पालन करते हुए शेष 12 लोग आगे बढ़े। 12 खतरनाक आकृतियों को देखकर लियू जियांगताओ ने उपहास किया। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा, एकिडो क्लब के अध्यक्ष इनोऊ के पास गया और उसके हाथ पकड़ लिए। टेंडन और हड्डियों को अलग करने की तकनीक। लियू जियांगताओ के हाथ अचानक कांपने लगे। चटक और पॉपिंग। आह मेरा। इससे पहले कि वह कुएं के पास चिल्लाना समाप्त कर पाता, लियू जियांगताओ मुड़ा और कुएं की छाती से लग गया। टकराना। प्रतिक्रिया स्वरूप कुआं ऊपर की ओर उड़ गया, जिससे कुआं के सबसे निकट स्थित कावामोटो जमीन पर गिर गया। तत्काल संकट का समाधान करने के बाद शेष लोग अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की गति अलग थी और उनके और लियू जियांगताओ के बीच की दूरी भी अलग अलग थी। हालांकि विरोधी टीम में 12 लोग थे, लेकिन इससे वास्तव में लियू जियांगताओ को एक बहुत अच्छा अवसर मिला। लियू जियांगताओ हवा में उछला और एक बॉक्सिंग जिम मैनेजर की छाती पर लात मारी। जमीन पर गिरते ही उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जो सीधे जिम मैनेजर के दिल पर लगा। पफ। बॉक्सिंग जिम के मालिक को खून की खांसी हुई, उसका दिल टूट गया था और यहाँ तक कि उसकी रीढ़ भी उसके शरीर से बाहर निकल गई थी। अपनी कमर को मोड़ते हुए उसने पैर और हाथ वाले डोजो मास्टर की गर्दन पर फिर से थप्पड़ मारा।
स्नैप, पैर और हाथ वाले डोजो मास्टर का सिर उखड़ गया था, लाल हड्डियों के टुकड़े उसकी गर्दन में धंस गए थे और उसका शरीर धराशायी हो गया था। अगर उस समय किसी ने उसे देखा होता तो उसे पता चल जाता कि पैर और हाथ वाले डोजो मास्टर की मौत हो चुकी है। लियू जियांगताओ ने बहुत तेजी से चाल चली। 10 सेकंड में उसने कुल 11 चालें चली और एक भी चूकी नहीं। जब लियू जियांगताओ रुके तो केवल कराटे क्लब के अध्यक्ष कावामोटो, जो अभी अभी मैदान से उठे थे, ही घटनास्थल पर बचे थे। हांगकांग द्वीप के लोगों की ओर देखा तो लगभग सभी लोग जमीन पर घुटने टेके हुए थे। धरती आंसुओं से भीगी हुई थी, लेकिन उनके दिल जुनून से जल रहे थे। 10-15 सेकंड। पेई वेटे के बगल में खड़ी मेलिंग ने अविश्वास से अपनी घड़ी की ओर देखा और हकलाने लगी। ये सही है, जिस क्षण से लियू जियांगताओ ने बड़े कुत्ते का सामना किया, तब से लेकर अब तक इसमें कुल 15 सेकंड लगे हैं। हर कोई लियू जियांगताओ को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। अध्याय 50 मनुष्य के नाम पर। एक इंसान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हाँ, ये अवश्य ही परमेश्वर के योद्धा हैं जो हमारी सहायता करने आ रहे हैं। हे भगवान, आपने अंततः अपनी आंखें खोल ली। एक बूढ़ा आदमी जिसके सिर पर सफेद बाल थे, कांपते हुए घुटनों के बल बैठा था, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। बहन, किसी ने तुम्हारा बदला ले लिया है। एक कमजोर सा 6-7 साल का भिखारी, जिसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा, जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने फिर सिर उठाया तो जमीन पहले से ही भीगी हुई थी। मेरे बच्चे, अब तुम शांति से आराम कर सकते हो। एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी जो लंगड़ा रहा था, अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अपने आसपास मौजूद हांगकांग के लोगों को, जो लगभग सभी घुटनों के बल बैठे थे, देखकर पेई वाइते ने धीरे से आह भरी। इस धरती ने बहुत ज्यादा दर्द सहा है। इस देश ने भी बहुत कुछ सहा है। हांगकांग द्वीप अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर है, लेकिन यह बेहतर केवल उच्च वर्ग के लिए ही सही है। हांगकांग द्वीप के लोग, जो समाज में सबसे निचले पायदान पर हैं, आज भी प्रताड़ित किए जाते हैं। अब उनका हीरो सामने आ गया है। वास्तव में पेई वेट के मन में इस समय लियू जियांगताओ उन दो शब्दों में सन्निहित थे, नायक। ऐसा करने के पीछे चाहे जो भी कारण हो, जब तक परिणाम अच्छा है, वह एक नायक है। शाओलिन भिक्षु, जो मूलतः सुदूर पूर्व में खड़े थे, एकदम एक सुर में जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और शास्त्रों का पाठ करने लगे। मृतकों की आत्मा को शांति पाने में मदद के लिए धर्मग्रंथों का पाठ करना। बेशक वे इन दर्जन भर लोगों की आत्माओं की शांति के लिए कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे थे, बल्कि उन मेहनतकश लोगों की आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, जिन्हें इन 13 लोगों और उनके मार्शल आर्ट स्कूल ने नुकसान पहुंचाया था। उन हांगकांग के लोगों की आत्माओं की शांति के लिए जो क्रोध में अपनी आंखें खोलकर मर गए, और उन पीड़ितों की आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, जो मरने के बाद भी दुनिया में बने रहे और जाने से इनकार कर दिया। सुदूर पश्चिम की ओर खड़े विदेशी लोग इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि हांगकांग के ये द्वीपवासी घुटने टेक कर क्यों रो रहे थे। वे नहीं जानते थे कि शाओलिन मंदिर के भिक्षु मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए सूत्रों का जाप क्यों करते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस समय लियू जियांगताओ के दिल में हत्या का इरादा कितना तीव्र था। इस महीने में लियू जियांगताओ ने न सिर्फ 1,20,000 से ज्यादा सोने के सिक्के जमा किए, बल्कि सिर्फ मार्शल आर्ट का अभ्यास भी किया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इन मार्शल आर्ट स्कूलों द्वारा किए गए अपराधों का पर्दाफाश करने के लिए माइलिंग के साथ मिलकर काम किया। हालांकि अब किंग राजवंश का युग नहीं रहा, लेकिन समृद्धि के पीछे छिपी बुराइयां अभी भी हर जगह हैं। भले ही हांगकांग द्वीप दूसरों के नियंत्रण में समृद्ध हो, लेकिन यह समृद्धि अभी भी अनगिनत हांगकांग द्वीपवासियों के खून और आंसुओं पर बनी है। सच्ची खुशी वह नहीं है जो दूसरों द्वारा दी जाती है, बल्कि वह है जो आप स्वयं कमाते हैं और जिसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं। सौभाग्य से वास्तविक दुनिया में हांगकांग द्वीप बहुत पहले ही चीन को वापस मिल चुका है। आपकी किस तरह से मरने की इच्छा है? घबराए हुए कावामोटो को देखते हुए लियू जियांगताओ ने शांति से कहा। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। 3 सेकंड के बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। हाँ, 3 सेकंड। 3। शांतिपूर्वक ये शब्द बोलते हुए लियू जियांगताओ कावामोटो की ओर बढ़े। लियू जियांगताओ को अपनी ओर आते देख कावामोटो जल्दी से पीछे हट गया, जिससे उसके पीछे कुएं का किनारा दिखाई देने लगा। 2। लियू जियांगताओ ने फिर से संख्या दोहराई, नीचे झुका कुएं की गर्दन पकड़ ली और अचानक बल लगाया। स्नैप! वह कुएं के पास मुश्किल से जीवन की जंग लड़ रहा था, तभी अचानक उसकी मौत हो गई। इस समय 13 सदस्यीय मार्शल आर्ट गठबंधन में केवल कावामोटो ही बचा था। 1। मैं मरना नहीं चाहता। क्या तुमने सासाकी के डोजो में नहीं कहा था कि घुटने टेककर अपने अपराध कबूल करने से तुम मौत से बच जाओगे? मैं मरना नहीं चाहता। कावामोटो अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसका चेहरा भय से भर गया। जमीन पर घुटनों के बल बैठे कावामोटो को देखते हुए, कावामोटो के विनती भरे भाव को देखते हुए लियू जियांगताओ ने गहरी सांस ली और यथासंभव शांति से कहा। 1968 में कावामोटो कराटे के देश से हांगकांग द्वीप आया और एक कराटे क्लब की स्थापना की। इस दौरान उसने 3 शिशुओं सहित 37 हांगकांग निवासियों की हत्या कर दी। धमाका! मेरा बेटा! एक अधेड़ उम्र की औरत, जो पागल सी लग रही थी, जमीन पर घुटनों के बल बैठी जोर जोर से रोने लगी। उसके आसपास मौजूद लोग साफ देख सकते थे कि उसने अपनी बाहों में एक फटी हुई चिथड़े वाली गुड़िया पकड़ी हुई थी। 1969 में कावामोटो ने रातों रात आसपास के इलाके के 37 घरों का कत्लेआम कर दिया, क्योंकि हांगकांग द्वीप के लोग उसके स्वागत के लिए घुटने टेकने को तैयार नहीं थे। केवल कुछ ही लोग जो बाहर मछली पकड़ रहे थे बच पाए। बदले की कार्रवाई से बचने के लिए उसने अपने गिरोह के सदस्यों को भी बाहर मछली पकड़ रहे लोगों को मारने के लिए उकसाया। अंत में केवल एक 50 वर्षीय व्यक्ति लाशों के ढेर में बेहोश पाया गया और बच गया। धमाका! एक वृद्ध व्यक्ति, जिसका शरीर सड़ते हुए घावों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मृत्यु के कगार पर हो, अब और सहन नहीं कर सका और जमीन पर घुटने टेक दिए। 37 घर, लगभग 217 लोग, और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बूढ़ा आदमी एक आंख से अंधा था, करीब से देखने पर अंदर सफेद कीड़े रेंगते हुए भी दिखाई दे रहे थे। मैं जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ, तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी कावामोटो को घूर रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था, उसकी एकमात्र बची हुई आंख असीम क्रोध से जल रही थी। 1970 में कावामोटो को एक मछली लड़की पसंद आ गई, जिसकी शादी होने वाली थी। उसकी शादी के दिन उसने कुछ आदमियों के साथ मिलकर दोनों परिवारों के उन सभी लोगों को मार डाला जो शादी का जश्न मना रहे थे। सिर्फ मछली लड़की ही बची थी। फिर 17 आदमियों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसकी जीभ काट दी, उसका रूप बिगाड़ दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया।
सौभाग्य से मछली लड़की मरी नहीं और उसे बचा लिया गया, लेकिन वह पूरी तरह पागल हो गई। धमाका। एक बदसूरत दिखने वाली बूढ़ी भिखारी महिला जमीन पर गिर पड़ी, धीमी आवाजें निकाल रही थी, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। जो लोग उस बूढ़ी भिखारी महिला के करीब जाते हैं, वे उसके चेहरे पर गहरे निशान भी देख सकते हैं। 1971 में कावामोटो ने शर्त लगाई थी कि 6 महीने का अजन्मा भ्रूण पहले से ही विकसित हो चुका है। इसलिए उसने क्रूरतापूर्वक 17 गर्भवती महिलाओं के पेट चीर दिए और शिशुओं को बाहर निकाल लिया, जिसके परिणामस्वरूप मां और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। 17 गर्भवती महिलाओं का मतलब 34 जीवन था। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करने के बावजूद लियू जियांगताओ अभी भी थोड़ा कांप रहा था। धमाका। एक बच्चा जो 4 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था, फटे कपड़े पहने एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। पिताजी, माताजी, सिस्क सिस्क। रोते हुए बच्चे को देखकर लियू जियांगताओ ने गहरी सांस ली और जोर से कहा। उन 17 गर्भवती महिलाओं के पुरुषों को बदला लेने से रोकने के लिए चुवानबेई ने अपने आदमियों को उन 17 परिवारों को रातों रात नरसंहार करने के लिए प्रेरित किया, केवल इस 5 वर्षीय बच्चे को छोड़ दिया जो घर जाने के लिए बहुत चंचल था। हालांकि वह अब केवल 4 साल का दिखता है, वह वास्तव में एक 6 साल का बच्चा है। 1972 यानी इसी साल। कावामोटो, तुमने तथाकथित 100 पुरुषों की कुंवारी लड़कियों को मारने की शर्त के तहत विवाह योग्य उम्र की कितनी लड़कियों का अपहरण और हत्या की? बोलो। 1, 103। फुश, 103। एक शर्त के कारण 103 जाने चली गईं। श्री पे, आपने उसे पहले क्यों नहीं मार दिया? मेलिंग ने कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं। क्यों? पेई वेट ने धीरे से आह भरी। वह उनके प्रति सहानुभूति रखता था, लेकिन वह हांगकांग का निवासी तो था नहीं। उसे अपने देश और कुत्ते की खाल से बने राष्ट्र के बीच संबंधों को संतुलित करना था। उसे ये सब कैसे पता नहीं था, पर वो क्या कर सकता था? यदि वह अमेरिका के इन चापलूस लोगों के साथ खुलेआम और बलपूर्वक व्यवहार करने का साहस करता है, तो उसे अगले ही दिन उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। दृश्य अस्तव्यस्त था, लेकिन कुछ शांत स्थान भी थे। सबसे पश्चिमी क्षेत्र पर विदेशियों का कब्जा है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अंततः किसी ने, मुझे नहीं मालूम कौन, सबसे पहले चिल्लाकर कहा। धिक्कार है। ये जानवर सुअरों और कुत्तों से भी बदतर है। मुझे इसकी सूचना मुख्य भूमि पर देनी होगी और उस चाटुकार देश के लोगों को हांगकांग में आने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी होगी। हाँ, उन्हें बाहर निकालो। हम फांसीवादी राष्ट्र जानवरों की तरह एक ही जगह पर नहीं रहेंगे। उन्हें भगाओ। हमारे सम्राट, हमारा बड़ा भालू। ... अपने चारों ओर आक्रोशित भीड़ को देखकर कावामोटो भयभीत हो गया। वह घुटनों के बल रेंगते हुए लियू जियांगताओ के पास गया, एक के बाद एक जमीन पर झुककर प्रणाम किया और ऊंची आवाज में घोषणा की। लियू, कृपया मुझे जाने दो। मैं अभी चीन वापस जाऊंगा, मैं अभी चीन वापस जाऊंगा। गिड़गिड़ाते कावामोटो को देखते हुए लियू जियांगताओ ने ठंडी सांस ली और जोर से कहा। तुमने लोगों को मार डाला और अब तुम अपने देश वापस जाना चाहते हो। क्या तुमने उन लोगों से पूछा भी जिन्हें तुमने मार डाला? भीड़ फिर से चुप हो गई। चाहे वह पश्चिम की ओर खड़े विदेशी हो, पूर्व की ओर खड़े शाओलिन भिक्षु हो, दक्षिण की ओर खड़े हांगकांग के पुलिस अधिकारी हो, या जमीन पर घुटने टेके हांगकांग के लोग हो, वे सभी चुपचाप लियू जियांगताओ को देख रहे थे। आज मैं, लियू जियांगताओ, मानवता के नाम पर तुम्हारा न्याय करता हूँ। तुम कावामोटो मौत के लायक हो। नहीं, नहीं, लियू, मैं। कावामोटो पूरी तरह से भयभीत था, उसके शरीर से मूत्र की तीव्र दुर्गंध आ रही थी। कावामोटो को देखकर, जो इतना भयभीत था कि उसने खुद को गीला कर लिया था, लियू जियांगताओ थोड़ा नीचे झुका और कावामोटो को देखते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जानते हो क्यों? हाँ, न केवल कावामोटो बल्कि उसके आसपास के सभी लोग अचंभित थे। उसे क्यों न मार दिया जाए? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास के अनगिनत लोग तुमसे शिकायत रखते हैं और तुम्हारा जीवन उन्हीं का है। एक जोरदार दहाड़ के साथ लियू जियांगताओ ने अचानक हाथ बढ़ाया, कावामोटो के हाथों को पकड़ लिया और उन्हें एक तेज झटका दिया। चटक चटक और पॉपिंग। कावामोटो के हाथ और भुजाएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। आह! फिर अचानक ऊपर उठकर उसने कावामोटो को हवा में उछाल दिया, दोनों हाथों से कावामोटो के पैरों को पकड़ लिया और डिसलोकेशन तकनीक को फिर से शुरू किया, जिससे कावामोटो के दोनों पैरों के जोड़ सीधे ही उखड़ गए। जिस क्षण कावामोटो जमीन पर उतरा, लियू जियांगताओ ने कावामोटो की छाती पर हाथ रखा और धीरे धीरे बल बढ़ाते हुए कावामोटो को हांगकांग द्वीप से आए घुटनों पर बैठी भीड़ के बीच में फेंक दिया। जीवन या मृत्यु द्वंद्वयुद्ध के विजेता के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि उसका जीवन आपका है। मौन, बस 1 सेकंड का मौन। अगले ही पल जमीन पर घुटनों के बल बैठी भीड़ जयकारे लगाने लगी। वाह! एक विकृत वृद्ध भिखारी महिला, जो बोलने में असमर्थ थी पर कभी खूबसूरत रही, यूनियांग ने अचानक हमला कर दिया। वह उस पर झपटी और कावामोटो के चेहरे को बुरी तरह से नोच डाला। आह लियू, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। एक अधेड़ उम्र का आदमी लंगड़ाते हुए कावामोटो पर झपटा, उसकी बांह पकड़ ली और जोर से काट लिया। सिजल, लंगड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने खून से सने मांस के एक टुकड़े को जबरदस्ती फाड़ दिया। उसे मार डालो। एक एक करके हांगकांग द्वीप के लोग खड़े हो गए। उसे फाड़ डालो। गहरी घृणा से दबे अनगिनत लोगों ने कावामोटो को अभिभूत कर दिया। यहाँ तक कि वह दुबला पतला लड़का, जो 4 साल के बच्चे जैसा दिख रहा था, उसने भी अपने आंसू पोंछे, जमीन से एक छड़ी उठाए और भीड़ में घुसने के लिए संघर्ष किया। लेकिन जब वह भीड़ में घुसा तो कावामोटो का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। कावामोटो को क्रूरतापूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। निडर होकर बच्चों ने उस स्थान की खोज की जहां कावामोटो के टुकड़े किए गए थे और अंततः मिट्टी में कावामोटो की आधी उंगली ढूंढ निकाली। आह! एक बचकानी सी आवाज गूंजी और बच्चा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी उंगलियों को लकड़ी की छड़ी से मिट्टी में मारने लगा।